बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ रीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी। आज की शुरुआत प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले आपको ये बताऊं कि अल्लाह ताला के नाम से यकीनन हम शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को, लेकिन एक अफसोसनाक ये है कि नशा एक ऐसी आदत है जो किसी को भी पड़ सकती है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि खुदा न खास्ता वो कोई नशावर चीज़ें तो नहीं इस्तेमाल करें। हलीमा ने आज नस्वार रखी हुई है दांतों के नीचे, इसको लत लगी है, ये इसने हाथ से नस्वार शुरू किए। ये बहुत गलत आदत है हलीमा। प्लीज आप मुझे इतना ना हंसाएं, मैं नहीं हंस सकती। मुझे अभी गाड़ी चलाते मसाले वाली बगैर मसाले की खाती है यार, आई डोंट नो कि द डिफरेंस। मैं जो अभी गाड़ी चलाते हुए भी 2-3 दफ़ा एक जर्क सा लगा है, तो इसलिए मैं तो कल गाड़ी नहीं चलाऊंगी। अच्छा हाँ, इस साइड पे ज़्यादा नहीं, एकदम से तो इस साइड से गाड़ी ना चलाओ ना, इस साइड से गाड़ी, ऐसे करके गाड़ी चलाओ यार। नहीं, वो होता है ना, मतलब आप मिरर्स में देख रहे होते हो, तो वो 1-2 दफ़ा मैंने एकदम से मिरर में देखा ना, तो मुझे थोड़ा शौक सा लगा। नहीं, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। बट यकीनन ये जोक्स अपार्ट और लाइटर नोट पे नशे वाली बात की थी, यकीनन ये बहुत बुरी आदत है और आप अपने बच्चों पे ज़रूर ध्यान रखें। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी ना चीज़, क्योंकि अक्सर स्मेल आ जाती है, आपको पता चल जाता है, पकड़े जाते हैं, तो ज़रूर ध्यान रखें। आप अच्छे लग रहे हो। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने मुझे लगता है सूट के भी और पहनना चाहिए था ताकि लोग मुझे अटेंशन देते कि आज तो तुम आई हो, तुम्हारे दांत के लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, क्या हाल है, ठीक है, तो मेरा सूट निकल जाएगा। अच्छा, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सारा इंस्टाग्राम पे मैसेजेस वगैरह किए कि आप नहीं आ रही हैं, क्यों नहीं आ रही हैं, कब आएंगी, थैंक यू सो मच। और ये आप लोगों की मोहब्बत है जिसकी वजह से मैं आ जाई हूँ, वरना मेरी हालत मुझे इजाज़त नहीं दे रही थी। बड़े मजे की बात है, लोग कॉल करते हैं, कुछ लोग हैं जो आपको रोज़ाना रात को मैसेज करते हैं कि कल तुम्हारा सुबह शक्ल मुझे मेकअप रूम में नज़र आनी चाहिए, और अगर ना आई तो फिर देखो मैं क्या करता हूँ, तो इसी वजह से मुझे आना। बट आपको मैं एक बात बताऊँ, यकीनन लोगों ने आपको ना कि सिर्फ याद किया, मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता था और बहुत हंसी आती थी मुझे, तो लोग आपने इतना बुरा डिस्क्लेमर दिया है। लोगों ने आपको पूछा नहीं है, बताओ क्यों? क्योंकि मैं कहता था कि खबरदार मुझसे पूछा। ये जब जाता है आईना, मैं भी यही करूँगी। हाँ नहीं, बताइए क्यों? ये जब जाता है, मैं आप लोगों को 100 दफ़ा बताती हूँ, आखिरी 2 घंटे में मैं बता दूँ ना कि हुमायूं यहाँ गए हुए, आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, तो भी लास्ट 10 मिनट्स में भी जो कॉल आती है ना, उसमें भी यही सवाल होता है, हुमायूं कहाँ है, हुमायूं कहाँ है। और मैं अच्छा, मैंने कहा भी यही, मैंने कहा आप मेरे टाइम पे आज तो बड़ा मजा आएगा, आज तो मैं तो बोलने भी सही तरह दूंगा। मैं पेशेंटली जवाब दे रही होती हूँ कि हुमायूं आ जाएंगे, ये है, वो है, फलां है, और ये सुबह सुबह डिस्क्लेमर में उनकी तबीयत खराब है, आईना अब खबरदार जो किसने मुझसे पूछा, हाँ तुमने यही करना है, पता है क्यों? मैं थक जाता हूँ, बताओ। और फिर एक बात बताओ, फिर भी सबने पूछा है, सबने कहते हैं हलीमा, आपने कहा तो नहीं पूछता, लेकिन हलीमा है किधर? मैंने कहा यार, बट दैट्स सो क्यूट ऑफ यू, हमें इतना अच्छा लगता है। अच्छा, पता है क्या, पहले जब भी कभी ऐसा हुआ है कि मैं शो में नहीं आई हूँ, तो कोई ना कोई ऐसी मसरूफियत रही है कि मैंने शो नहीं देखा, लेकिन दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि जब मैं शो में नहीं थी और मैं शो देख रही थी। कैसा लगा? इट वाज नाइस, इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छी फीलिंग थी। उस तरह से एक थोड़ी मिसिंग एलिमेंट की, लेकिन एक बात बताओ, अगर आप अकेले देखते हो तो आपको गलतियां भी नजर आती है, आप कहते हैं यार इसको ये नहीं कहना चाहिए था, यार ये इस तरह कर लेता है, ये होता है वैसे। नहीं, मुझे लगता है कि जब मैं हम दोनों का साथ में देखती हूँ, कोई रिपीट देखती हूँ, तब मुझे ज्यादा पता लग रहा होता है कि यार हम आपस में ये बातें कर रहे थे इस तरह से। कल मुझे आपको 2 दिन बोरिंग नहीं लगा थोड़ा सा? क्योंकि इट वाज सच क्वेश्चंस एंड ऑल। हम कल वाले गेस्ट बहुत अच्छे थे। कौन था कल? एक तो डॉक्टर साहब थे, वो जो फालिज का जिनके साथ हो रहा था जिक्र, और एक नीलोफर थी। हाँ, कल का शो यकीनन, हाँ, बड़े अच्छे गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे और कल बड़ा अच्छी हमारी गुफ्तगू भी हुई। आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आजकल डॉक्टर साहब को आपने बहुत तंग किया, उनकी सास का जिक्र कह के। वो थोड़ा शर्मा भी रहे थे, बड़े अनकंफर्टेबल भी हो रहे थे, पर आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा मजा लोगों को अनकंफर्टेबल करके आ रहा होता है। ये आपकी खुसूसियात है। अच्छा, आपने जनाब, मैंने आज आप लोग के लिए बाल भी स्ट्रेट किए, मैंने कहा आज थोड़े से मैंने बाल कटवा लिए हैं और मैंने कलर भी कर लिया है। मुझे इतनी वो तो देख लिया था मैंने, हाँ, मेरे सामने हो रहा था। हाँ, कट तो हुमायूं के सामने हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने डाई भी करा लिया, क्योंकि हुमायूं ने जो है मुझे बहुत ज़्यादा बुली किया था कि तुम्हारे सफ़ेद बाल बहुत नज़र आ रहे हैं। तो वो जी एक कुछ ऐसे का प्रोसीजर था जिसमें डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था कि आपने जो है वो हेयर डाई नहीं करना, लेकिन मेरे बाल जो, हाँ, वो 1 महीना ख़त्म हो गया। तो मेरे बाल जो कटिंग किए हैं वो किरण इमरान ने किए, जो फ्राइडे को हमारे पास आई हुई थी, और उन्होंने जाते हुए मुझे कहा कि आप भी अपने बाल कटवाएं, अच्छे लगेंगे, एक लुक में दूंगी। अभी मैंने प्रॉपर बनाए
नहीं है क्योंकि आज बारिश थी, हम आते आते बहुत लेट हो गए थे, तो मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में कोशिश करूंगी कि प्रॉपर इनको ब्लो ड्राई कराऊं और आप लोगों को दिखाऊं कि लुक क्या है। बिल्कुल। अच्छा, सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो मैंने आपको पहले राहत साहब का भी बताया था, और दम वाला पानी था, और जो कि दम वाला आज पानी हमायूं भी एक दम वाला आज पानी मैं भी लेके दम वाला आया है। पानी ला, मैं वो वाला दम वाला पानी, मेरा असली ORS वाला पानी है जो मैंने पीना है क्योंकि मुझे डिहाइड्रेशन हुई है। हम दोनों आज तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मेरे भी आज मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ रहे हैं पेट में, मुझे डिहाइड्रेशन हो गई है, दैट्स गैस्ट्रो एज वेल। तो मेरे डॉक्टर को सुबह सुबह कहा, तो उसने कहा अगर आपने आज इलाज ना किया तो मैंने कहा मैं जिम जा सकता हूँ, कहते चले जाएं फिर इंजेक्शन लगेंगे। तो मेरे फैमिली डॉक्टर को पता है कि इसने सिर्फ रुकना है इंजेक्शन से, तो मैंने कहा था ठीक है मैं आज जो है वो जिम भी नहीं जाऊँगा। लेकिन मूविंग ऑन, आपने देखा होगा बिलाल सईद ने भी किस तरह एक फैन पे जो है वो माइक दे मारा था। वाकई ये आजकल बहुत ज़्यादा होने लग गया है कि लोग जो हैं जो मीडिया पे आते हैं वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। बिलाल सईद ने मुझे आई एम रियली प्रीटी मच श्योर कि एक कॉलेज में उनका कॉन्सर्ट हो रहा था और यकीनन जो आगे लड़के खड़े थे उन्होंने कोई ना कोई इस तरह की हरकत की होगी जिसकी वजह से वो मजबूर हो गए उन पर माइक फेंकने पे। लेकिन फिर भी ये एक रवायत गलत किस्म की डाली जा रही है कि अगर आपके पास ताकत है तो आप उसका गलत इस्तेमाल करें। जिससे हमने राज साहब को भी देखा कि वो भी बहुत बड़े अदाकार हैं, लेकिन फिर भी जो हरकत उन्होंने की वो बहुत ही नामुनासिब, हाँ बहुत ही नामुनासिब थी। आर्टिस्ट, अदाकार नहीं वो। हाँ सॉरी, पर नामुनासिब क्या, मुझे लग रहा था कौन सी ऐसी दम वाली बोतल थी कि यार इतना आपको गुस्सा आया कि आपने जूतियों से। और अगर आपको ये भी बताऊं कि सेक्रेटरी ऑफ US ने भी उन्हें ऑनररी जो वो दिया हुआ था, टाइटल दिया हुआ था, वो भी ले लिया गया और उन्होंने अपने सारे ताल्लुकात राहत फ़तेह अली खान से जो है ख़त्म कर दिए। किंग चार्ल्स का भी एक अलग से चैरिटी प्रोग्राम था जिसके अंदर उनके नाम पे जो चैरिटी पूरी दुनिया से इकट्ठी होती थी उसके डिफरेंट हिस्से करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे ताकि वो अपने ममालिक में जाके वो आर्टिस्ट जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। तो वहाँ पे भी जो नॉमिनेटेड पाकिस्तान की तरफ से थे वो राहत फ़तेह अली खान साहब थे और उन्होंने भी इनका नाम जो है वो निकाल दिया है लिस्ट से और अब किसी और को नॉमिनेट किया जाएगा। तो दिस इज वेरी सैड यार कि आपकी इस तरह की हरकतों की वजह से आप कहाँ बदनाम होते हो। और मसले की बात ये है कि मुझे सबसे ज़्यादा बुरा ये लगा कि आप किस तरह की आपकी ब्रॉटअप है कि आप एक कंट्रोल, मुझे यकीन माने राहत अली खान साहब बहुत पसंद है, मैं बहुत बड़ा मद्दा हूँ उनका, मुझे उनका कॉन्सर्ट होता तो आई वुड लाइक टू गो कि यार मैंने जाना ज़रूर है। लेकिन हो सकता है अब यकीनन दिलों के राज अल्लाह ताला जानता है, लेकिन फिर भी किसी भी सूरत में किसी के ऊपर हाथ उठाना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं होता। लेकिन शायद उन्होंने अपॉलॉजी भी की, लेकिन आप इसको अपॉलॉजी कर लेते, आपने उसको एक नया रंग दिया, आपने कहा ये मेरा शागिर्द है, ये उसका बाप है। ये ड्रामा करने की मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत थी, आपको नहीं करना चाहिए था। पर चले अगर आपने पानी आप कह रहे हो, दम वाला पानी कह रहे हो, एक आपने गलत हरकत की, एक नामुनासिब हरकत की जो सबने देख ली, उसके बाद आप ये भी साबित कर रहे हैं कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप झूठ का सहारा ले रहे हैं उस सिचुएशन में से निकलने के लिए। उस चीज को लेकर उसके साथ अटैच हालांकि आप भी जानते हैं और राज साहब हम सब भी जानते हैं कि वो दम वाला पानी तो नहीं था जिसके पीछे आपने इतनी मारपीट की है। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक अनएथिकल चीज़ हो गई कि आप उसको जस्टिफाई करने के लिए आप एक और गलत बात का सहारा ले। अगर वो दम वाला पानी भी था तो मतलब आप किसी को इतना पीट दोगे कि यार उसका दम वाला पानी वो गायब हो गया है। और मुझे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट थिंग एज वेल। बट आपको एक और चीज़ बताऊं, मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि आज जो है इस्लामाबाद में नहीं बल्कि बहुत बेशतर इलाकों में मौसलाधार, जो मैंने कहा था ना बारिश होनी है, आपको याद है माजिद, कल मैंने कहा था मौसलाधार बारिश होगी, तो वो मौसलाधार बारिश हुई है रात को। अनफॉर्चुनेटली लोगों को भी ये समझ नहीं आ रहा, ये बारिश अब स्प्रिंग की बारिश है, ये विंटर्स की बारिश नहीं है। क्योंकि विंटर्स में क्या हो गया, विंटर बारिश है नहीं है। आप में से शर्ट लगा लो, विंटर है। कितने की शर्ट लगाते हैं, बता रहा हूँ मैं आपको, कितने की शर्ट लगाते आपकी हैं? है अभी ताकत इतनी शर्ट लगाने वाली? मैं लगा लूंगी। नस्वार की, आपकी जो नस्वार आप खा रहे हो वो आप मुझे दे दोगी? अल्लाह माफ करे। शर्ट लगा, अगर आपको मिल गई ना तो 10-15 मिनट की नहीं, ये बाहर की बारिश नहीं है, सर्दी की बारिश है जो कि लेट हुई है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको बताती हूं, डिलेड हो गया। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल ऑब्वियसली हमें देखने को मिले हैं। ये सर्दियां भी वक्त से पहले आ
गई थी थोड़ा सा, और सर्दियों का लेकिन स्पैम जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहा वो ज़्यादा अब है, रहता है, अब लेकिन ज़्यादा सर्दियों में मार्च इस में होती है। किस्म की बारिश नहीं होती जिस किस्म की ये बारिश हो रही है। सर्दियों में अगर बारिश होती है तो बहुत हल्की बारिश होती है, ये वो बारिश नहीं है। और आप लोग देखेंगे कि मौसम कितनी जल्दी चेंज होगा, एंड मार्क माय वर्ड्स कि उस दिन फिर मैं आपसे कहूँ बताऊंगी आपको। जाहिर बात सर्दी कम, शिद्दत कम हो जाती है सर्दी की, क्योंकि जब बारिश होती है शिद्दत कम होती है। अनफॉर्चुनेटली मुझे हालांकि विंटर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं कल भी बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी, क्योंकि जब मुझे एक तो पता था कि बाहर बारिश हो रही है, लेकिन जब मुझे कमरे में बारिश की बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगी तो मैंने कहा ये बारिश की आवाज़ है, किस चीज़ की आवाज़ है? होती है तेज बारिश? नहीं होती तेज़ बारिश, इस तरह की तेज़ बारिश नहीं होती जिस तरह की गर्मियों में होती है। तो स्प्रिंग की बारिश आप लोगों ने याद रखना है। अब आप लोगों ने नहीं, आप ना अभी बताएं, अभी ना बताएं, 10 दिन बाद, 10 दिन का फर्क रख लें, 10 दिन के बाद आप लोगों ने बताने की सर्दी कम होती जाएगी या नहीं कह रही थी। यहाँ पे छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं वैसा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और यकीनन आज हुमायूं और हलीमा आपके साथ मौजूद हैं। हमारी कुर्सियां भी तब्दील हो गई हैं और ये बड़ी कंफर्टेबल कुर्सी है। हाँ, बड़े आराम से इस पे जो है वो आराम से बैठे हुए हैं। आपको बताएं जनाब, यकीनन मेरी अम्मी जब भी पता नहीं उनको किस तरह याद होता है, जिस दिन बुध का दिन होता है, मुझसे मेरी आज तबीयत भी ख़राब थी तो सुबह ही उन्होंने कहा, कहती है आज आएंगी नाइला हक? मैंने कहा जी आज मेरा ख्याल है वो आएंगी, क्योंकि रात को मैं मैसेज आ गया तो शील भी है। तो जनाब आज यकीनन नाइला हक हमारे साथ मौजूद है। यकीनन उनकी भी कुछ मसरूफियात होती हैं, उनकी भी फैमिली है तो वो उधर बिजी होती है, कभी कभी कोई काम निकल आते हैं तो यकीनन वो बड़ी कोशिश करती हैं आ सके, लेकिन वो नहीं आ पाई। लेकिन हम उनके बड़े शुक्रगुजार है कि वो हमारे लिए वक्त निकालती है। हम बड़ा उनके गन पॉइंट में कहते हैं कि नहीं आज आपने ज़रूर आना है। तो जनाब आज वो आपको बताएंगी कॉफ़ी के बारे में, कॉफ़ी क्या है, कॉफ़ी कैसे पीने के लिए अच्छी है, कॉफ़ी लगाने के लिए कैसी अच्छी, क्योंकि वो हमेशा ये बताती है खाएं भी और लगाएं भी। तो जनाब जो बताता है खाएं भी लगाएं भी, और साथ में जो 2 बोतलें भी नजर आ रही है इसका भी बताऊंगा, लेकिन अभी आप हौसला रखें, आज बहुत जैम पैक होगा। अस्सलाम वालेकुम नाइला हक जी, क्या हाल चाल है हमारी हर्बलिस्ट का? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ठीक। बड़ा खूबसूरत कोट आपका, थैंक यू। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे आपका कोट बहुत अच्छा लग रहा है। जूते आप दोनों के बहुत प्यारे हैं, हलीमा और आपके। अच्छा, जब भी मैं जूते पहनती थी तो नाइला जी मुझे कहती थी कि ऐसे जूते मेरे पास भी हैं। अच्छा? हाँ, एक दो दफ़ा कहा है उन्होंने मुझे कि ऐसे जूते मेरे पास भी हैं। तो आज हम दोनों ने ट्यूनिंग कर ही ली है जूतों की। एक तो आप लोगों को तेल के बारे में बता दें कि ये वो तेल है जो नाइला जी ने हमसे कमिटमेंट की थी, हमने जो गिले किए बहुत और बड़ी प्यारी आज लेकर आ गई हैं ये तेल। और ये तेल जो है 40 रातों को चांद की रोशनी में इसको रखना था, इसलिए ये इतना डिले हो गया है। एक बोतल मेरे लिए और एक हुमायूं के लिए। इससे ये रखा है 40 रातों चांद के नीचे। ये तो मेरा ख्याल है ज़्यादा दिन रखा गया, 43 तक चला। अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा, एक तो हम लोग बिल्कुल सीरियस और बहुत ही सच्चा रिव्यू आप लोगों को देंगे। वो नजर भी आ जाएगा। हाँ, वो नजर भी आ जाएगा, लेकिन 1 महीने बाद हम इसका सच्चा रिव्यू देंगे कि हमने कितनी दफ़ा अप्लाई किया। अगर सिर्फ इसको हम घर में ले जाके कहीं रख देंगे तो फिर तो रिव्यू नहीं दिया जा सकता और नहीं सच्चा दिया जा सकता। कितनी दफ़ा लगाना है नाइला जी इसको? इसको ना हफ्ते में सिर्फ आपने 1 बार या 2 बार लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। ठीक है। और ये बिल्कुल रूट्स में लगाना है थोड़ा सा, और ये खुद ही ट्रेवल करके आपके सारे बालों में हो जाएगा। जिस तरह होता है कि हम लोग आगे भी लगाते हैं वैसे नहीं। और इसका जो लगाने का तरीका है ना वो ये है कि आपने बाल धो के लगाना है। ठीक है। आपने कोई माइल्ड शैम्पू लेना है, मतलब जैसे मैंने रखा हुआ एक बच्चों वाला शैम्पू जो बच्चे यूज़ करते हैं, वो उससे मैं पहले आंसू नहीं आते मैं पहले उससे बाल धो लेती हूँ। उसके बाद इसको लगाने के बाद फिर मैं 2 घंटे बाद फिर अपना नॉर्मल शैम्पू। अच्छा ठीक है। नाइला जी कॉफ़ी की तरफ आते हैं। कॉफ़ी के बारे में है किधर? बस कॉफ़ी आ रही है आपके, आपने टेंशन नहीं लेनी, कॉफ़ी आ जाएगी। नजर नहीं आ रही है, किसी ने कहा है आ रही है? मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है। नहीं आ रही है कॉफ़ी, पक्की बात है। कुछ दिन पहले ही मैंने हुमायूं को कॉफ़ी के बारे में एक बताई थी रिसर्च, जो कि कंजम्पशन के हवाले से थी कि लोगों को लगता है कि कॉफ़ी पीने से
कोई उसके अच्छे असरात नहीं होते। हालांकि ये बात गलत है, डिप्रेशन वगैरह में कॉफ़ी जो है वो आपको बहुत हेल्प करती है। लगाने के हवाले से तो हम बाद में बात करेंगे। पहले आप ये बताएं कि ये बात क्या सही है कि कॉफ़ी की कंजम्पशन से डिप्रेशन और टेंशन और एंजाइटी ये चीज़ें कम होती हैं या गलत? कम होती हैं, बिल्कुल कम होती हैं। बल्कि कॉफ़ी तो मैं कहती हूँ एक आपका हैप्पी फ्रेंड है कॉफ़ी। क्या हुआ? मैंने यही कहा था कि डिप्रेशन एंजाइटी उससे कम होती है। और एक जो बात है कि लोग कहते हैं कि आपका वेट इससे लूज होता है, वेट कम होता है, वो नहीं होता। निकाल के दिखाती हूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं ना इससे आपका वेट कम हो जाता है कॉफ़ी पीने से, ब्लैक कॉफ़ी पीने से, ब्लैक कॉफ़ी से। ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक कॉफ़ी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका वेट लूज होता है। कॉफ़ी को आप दिन में 3 कप तक पी सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पी सकते। लेकिन जब हम कॉफ़ी में दूध और चीनी मिक्स कर लेते हैं या कॉफ़ी मैट इसमें मिक्स करते हैं तो हम कॉफ़ी को किल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे कभी भी कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती, मैं हमेशा ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। मैं अभी भी एक इतना बड़ा मग पी के आई हूँ ब्लैक कॉफ़ी का, और मुझे बस वही पसंद है। और ब्लैक कॉफ़ी पीनी चाहिए। कॉफ़ी की अगर हम हिस्ट्री को देखें तो कॉफ़ी स्टार्ट हुई थी इथोपिया में। एक चरवाहा था जो अपनी बकरियों को लेके जा रहा था, और उसने देखा कि मेरी कुछ बकरियां तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, उदास हैं, मतलब ढीली ढाली से चलें, लेकिन मेरी कुछ बकरियां बहुत एक्टिव हैं। जैसे हम दोनों आज ढीले ढाले हैं, तो पहले एक्टिव होते थे। ठीक है, कॉफ़ी लाओ भाई। तो उसको बड़ी हैरानगी कि ये क्या होता है। उसने देखा कि कुछ बकरियां एक साइड पे कोई ख़ास झाड़ी या बुश है तो उसको खा रही हैं उसके पत्ते। उसको बड़ी हैरानगी हुई, तो उसने बाकी बकरियों को भी ये खिलाया। उसने देखा कि वो बकरियां बड़ा, उन्होंने दूध भी ज़्यादा दिया, वो एक्टिव भी रही, फ्रेश जैसे रही ना। तो वो एक चरवाहा था, तो उसके लिए बड़ी एक अजीब सी बात है। उसने उसके कुछ वहाँ से बीज तोड़े, जिसको उसने सोचा कि कोई फल है, तो उसने जाके अपने जो उस बस्ती का कोई दरवेश किस्म के जो थे उनको जाके दिया कि ये मेरी बकरियों ने खाया है और ये बड़ी एक्टिव है, तो आप देखिए ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने एक चखा तो उन्होंने फेंक दिया। उन्होंने कहा ये क्या है, ये तो बहुत गंदी चीज़ है, इसको मत खाओ। तो ऐसे करके उन्होंने फेंका तो आग जल रही थी। आग में जब वो बीन्स गए तो उसकी एक मशहूर कुन खुशबू पूरे कॉफ़ी की बहुत ज़बरदस्त कॉफ़ी की बहुत। तो जब उनको वो खुशबू आई तो उन्होंने वो बीज निकाले और उसको जब वो जल गए तो वो नरम हो गए, तो उसको ऐसे करके पानी में घोल के पिया। तो उस रात उनका कहना था कि मैंने इबादत बहुत अच्छे तरीके से की, एक्टिव मेरा ध्यान था, क्योंकि पल्पिटेशंस भी होती हैं आपको। तो उनके उसके बाद से फिर ये कॉफ़ी चली। उस चरवाहे जिसका नाम कलीदी था वहाँ से चली, फिर ये यमन में आई। मोका कॉफ़ी जो है, यमन में एक शहर है उसका नाम है मोका। मोका कॉफ़ी वहाँ पे उसकी काश्त होती है। एक हज के दौरान एक बुज़ुर्ग ये लेके कॉफ़ी, मोका कॉफ़ी के बीज कुछ लेकर हज करने गए, तो उनके साथ उनके रूममेट जो थे वो एक हिंदुस्तानी थे ना, इंडियन थे, इंडियन मुस्लिम। तो उन्होंने उनसे कुछ बीज, उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है जो तुम इतनी पीते हो और मुझे बड़ी अच्छी लगी है, ये तो मुझे दो, मैं भी अपने वतन में जाके खा। तो उन्होंने वो 7 बीज उनको गिन कर दिए कि कहीं ये अपने मुल्क में लगा ना लें और हमारी कॉफ़ी हमारे मुल्क से निकल ना जाए। वो 7 बीजों की कॉफ़ी जो है वो पूरी दुनिया में फिर मशहूर होगी। वरना यमन में एक टाइम पे पाबंदी थी कि कोई बंदा इसके बीज बाहर नहीं लेके जा सकता। ओके, ताकि किसी और उसके जगह बाद पे ये ना कॉफ़ी चलती हुई टर्की पहुंची, और 1895 में टर्की में ये आलम था कि जो पहला कॉफ़ी हाउस बनाया गया था उसको वाइस हाउस कहते हैं, स्कूल ऑफ वाइस हाउस। ये मैंने भी वाइस हाउस के बारे में आई रिमेंबर, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि ये वाइस हाउस की मैंने स्टोरी सुनी थी। और वहाँ पे लोग बैठ के ना वो करते थे, डिस्कशन करते थे और मुताले होते थे और लिखी जाती थी तहरीर, और तारीख़ को लिखा जाता था। और फिर उनकी जो बेगमात थी ना, उन्होंने उनके ऊपर केस कर दिया, काजी के पास वो पेश हुई कि ये क्या करते हैं कि ये ना इनको नींद आती है ना इनको भूख लगती है, ऐसी क्या वजह ना ये घर आते हैं, तो इनको पाबंद घर आने की वजह तो कोई और होगी, बाकी की मेरे ख्याल में कॉफ़ी हो सकती है। तो उनको बताया गया कि ये एक मशरूब पीते हैं जिससे इनको भूख भी नहीं लगती, इनको नींद भी नहीं आती, तो वो मशरूब कॉफ़ी था। यार खुदा के लिए जमील वैसे घर नहीं जाता, इसने जाके बता देना मैं कॉफ़ी पीता हूँ इसलिए घर नहीं आता। यार जमील ये कॉफ़ी पी रहे हो आप? नहीं, कॉफ़ी नहीं पीते। ये कॉफ़ी की टाइम पे। अच्छा चलो, ये कॉफ़ी की हिस्ट्री है। और कॉफ़ी ट्रैवल करते हुए पाकिस्तान तक पहुंच गई, और दुनिया में एक दिन में 2 अरब
कॉफ़ी के पिए जाती हैं। अब मुझे आपने बताना है, और बहुत सारी बहुत बड़े बड़े स्टोर्स पे मैं गई भी हूँ जो खुद भी बायकॉट कर रहे हैं, या तो उन्होंने कॉफ़ी की शेल्फ ही ख़त्म कर दी हैं, या उन शेल्फ्स के ऊपर लिखा हुआ है कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, लेकिन शेल्फ पूरा कॉफ़ी का जो है वो एक ही ब्रांड से भरा पड़ा है। अब आपने मुझे बताना है कि जो लोग कॉफ़ी के शौकीन हैं और बायकॉट भी दिलो जान से कर रहे हैं, वो क्या करें? वो कॉफ़ी के बीज कहाँ से ख़रीदें, या उनको किस तरह से ग्राइंड करके अपने पास रखें? क्योंकि कॉफ़ी पीना तो ज़ाहिर है, जिस तरह हम कहते हैं कि ये एक इवेंट होता है, तो हमारा दिल करता है पीने का। अब उनका मसला जो है हल करें। तो इवेंट ना भी हो तो मुझे तो लगता है कि सुबह अगर आप एक कप कॉफ़ी नहीं पीते, मैं नाश्ते में कॉफ़ी ले लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर दिन में चाय पीती हूँ, तो फिर आपका तो दिन ही नहीं गुजरता मेरे ख्याल में ना। तो अगर आपको कॉफ़ी के बीज मंगवाने हैं तो आपको दुबई से, इस जगह से तो वो पैकेट्स मिल जाते हैं बीजों के, और बल्कि आजकल बीन्स जो मिलते हैं वो रोस्टेड बीन्स होते हैं, आप उनको घर लाके ग्राइंड कर लें, वो बड़ी अच्छी कॉफ़ी बन जाती है। चलो दैट्स अ गुड आइडिया। अच्छा, और एक आजकल ग्रीन कॉफ़ी बीन्स भी बहुत फेमस हो रहे हैं, और वो ग्रीन भी होते हैं कॉफ़ी के, और मतलब वो समझ लें कि वो फ्रेश कॉफ़ी के बीन्स होते हैं। दैट इज़ अमेजिंग। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बड़े मज़े की रिसर्च है। एक तो कॉफ़ी के लिए, क्योंकि मैं जब कॉफ़ी के आपने बारे में कहा तो मैंने रात को थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया कॉफ़ी के बारे में, तो इम्यून सिस्टम के लिए इट इज़ अमेजिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहतरीन, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। लेकिन एक रिसर्च, ऑफकोर्स अब आप बताएंगे और क्या फ़ायदे, एक रिसर्च थी फिनलैंड की, और वो फिनलैंड की है कि तो सबसे अगर हैप्पी इंडेक्स देखा जाए तो वो फिनलैंड में मिलता है, और फिर देखा गया कि फिनलैंड में अगर हैप्पी इंडेक्स है तो क्यों है, तो उन्होंने कहा वो कॉफ़ी बहुत पीते हैं, इसलिए वो सबसे ज़्यादा हैप्पी यानी कि सबसे ज़्यादा खुश रहने वाली कौम है, और वो फिनलैंड में। और फिर मैंने एक और रिसर्च पढ़ी, आप इसके बारे में बताइएगा, कि कहते हैं कि कॉफ़ी का, आपने इतनी बेहतरीन बात बताई, वो आपने सारी बता दी, कि उन्होंने कहा कि जो ब्लैक कॉफ़ी में ना जब आप दूध और चीनी डाल देते हो और फिर आप उसका सारा वो असर खत्म कर देते हैं, और एसिडिटी की फिर आप शिकायत करते हैं, तो वो यकीनन होगी क्योंकि उसमें दूध और चीनी मिक्स होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको आप फिनलैंड की पहले बात, फिनलैंड में एक शख्स साल में 12 किलो कॉफ़ी पीता है। बिलीव मी, ये मैंने पढ़ा और मैं बिल्कुल हैरान रह गई। हमारी तो 4 महीने बॉटल नहीं ख़त्म होती, ऐसा ही है ना। और वहाँ पे इतनी कॉफ़ी पी जाती है, और वो लोग वाकई बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। आप उनको देखिए, वो अगर आप उनके खेल के मैदान देखें तो वो खिलाड़ी भी बहुत अच्छे हैं, उनके होटल्स भी, उनके क्लब्स भी, उनके सारा कुछ भरा हुआ होता है। वो लोग इतना फन लवर। ठीक है, मैं इम्तियाज़ को जवाब दे दूँ, उसको भी एक सवाल आ रहा है, कह रहे कब एक वक्त एक इंसान को कितनी कॉफ़ी पीनी चाहिए। अगर आप शो गौर से देख रहे हो, बहुत गौर से, तो आपको पता चले, उन्होंने पहले ही स्टार्ट में बताया था कि 3 कप इज द मैक्सिमम। वैसे फ्रैंकली अगर रिसर्च कहती है कि 1 कप अगर आप मॉर्निंग में पीते तो दैट इज गोइंग टू गिव यू गुड इफेक्ट, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 पी सकते हो। दैट शी इज वेरी राइट अबाउट इट। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं तो उससे आपको ड्राइनेस बहुत ज़्यादा फील होना शुरू हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होगी। फिर जो अक्सर ख़वातीन को आपने देखा होगा फ्रैकल्स हो जाते हैं, वो भी अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, खाली पेट कॉफ़ी पीते हैं। अच्छा, तो आप ज़्यादा कॉफ़ी किसको कह रही हैं? कि मैंने तो ऐसे लोग भी देखे तो उनको लगे कि ये ज़्यादा है, 4-5-6 कप पी रहे हैं। हम कॉलर ले लें, साथ में सोबिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सोबिया, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सोबिया जी, आपको 2 दिन बहुत मिस किया। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा शो किया आपके पीछे, लेकिन जो है ना बहुत खाली खालीपन था। हाँ, ये बात मैंने आज इसको धमकी पे बुलाया है। हुमायूं ने मुझे बहुत धमकियां दी हैं। मैंने कहा अगर आज तो मेकअप में मुझे नजर ना आई ना तो मैंने नहीं करना शो, तुम फिर छुट्टी तुम्हारी हो। हलीमा, 10 दिन का इंतजार नहीं करना। 2 दिन पहले जो बारिश हुई ना, सुबह 15 मिनट की बारिश हुई, और उसके बाद मौसम ऐसा हो गया कि वाकई ही जो है ना स्प्रिंग आ गया। मैं आप यार ये जो आप लोग यार ये स्प्रिंग की बारिश हो गई है, ये बिल्कुल आपने नहीं है। हाँ हाँ, ये सर्दी के स्टार्ट में होती है, बिल्कुल ठीक है। बारिश है इससे, अब देखें जब दिसंबर जनवरी में बारिश होती है ना तो ठंड बढ़ती है। अब जो है ना ठंड ऐसी हो गई है कि नॉर्मल ठंड है। आप उसको ये नहीं कहेंगे कि आप बहुत ज्यादा जो है ना थरथराहट वाली ठंड है। आप यकीन यार करें, नहीं आई अभी बाहर बड़ी दूर है, अभी देखना कैसी गजब की सर्दी हो रही है। भूल सकती यार, थोड़ा सा वो करे। सोबिया जी, आप यकीन करें, कल मैं नहाई और ये सोच के कि मैंने आज शो में आना है सब कुछ, और वैसे जब पिछले कुछ दिनों से मैं नहा रही थी कुछ ऐसे से, मुझे इतनी सर्दी लगती थी। मैंने लेग वार्मर अलग पहना हुआ होता था, अपर्स मैंने अलग पहने हुए होते थे, स्वेटर, और कल मैं वैसे ही जैसे एक शर्ट में आप घूम
घूम रहे होते हो, मैं उस टाइम फिरी थी घर में, और फिर मुझे मम्मी ने कहा कि तुम कुछ पहन लो, ऐसा ना हो ये ख़त्म हो तो ये हो जाए कि तुम्हें अब सर्दी लग गई है तो तुम कुछ पहन लो। मतलब मुझे ऐसे फील नहीं हो रहा था कि मेरा दिल करे कि मैं स्वेटर पहनूं या मैं कुछ अपर पहनूं या कोट पहनूं, कुछ ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कल नहाने के बाद। नहीं, ऐसा ही हुआ है कि वो जो 15 मिनट की बारिश थी, उससे सुबह हम दूसरे दिन नमाज के लिए उठी हूँ तो सॉक्स की जरूरत नहीं थी। ऐसी कंडीशन हो गई। चलिए अल्लाह करे कि जो भी आए हमारे लिए आसानियां हो, बारिश इतनी हो कि रहमत की हो। आमीन। क्योंकि हमारी तरफ फसल जो है वो उग रही है, जो खास तौर पे जो है ना गंदम, माशाल्लाह आसमान की तरफ देख रहा है कि ये अच्छी हो जाए। सरसों वगैरह तो सब खत्म हो गया, यानी कि उसका वो तो अपना पीरियड से निकल आई है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गंदम के लिए बहुत जरूरी है बारिश। बेहतरीन हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया सोबिया जी। कुछ पूछना चाहेंगी? कुछ पूछ लिया? आई लव कॉफी, और ब्लैक कॉफी हो, मिल्क में हो, और बस कॉफी हो, बदल ही नहीं है। कितने कप पीती हैं आप रोजाना? मैं रोजाना 2 कप जरूर लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, 2 कप इज वेरी गुड, हाँ इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, बट दैट्स गुड। बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। और अभी हमारे साथ है जी जायदा जी। अस्सलाम वालेकुम जायदा जी, कैसी हैं आप? जायदा जी। हलीमा माशाल्लाह बहुत प्यारा सेट लग रहा है। थैंक यू, कुर्सियों की वजह से। थैंक यू सो मच जायदा आंटी। आज तो गजब ढा रहा है हमारा सेट, और जो 2 बोतलें दम वाली नाइला लेके आई हैं वो भी बहुत गजब ढा रही हैं। और नाइला को भी मेरा बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। हलीमा आपकी तबीयत कैसी है? दांत में आराम है बेटा? जायदा जी इतना तो आराम नहीं है, लेकिन बस गुजारा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। इतना है कि हम धमकी से बुला लिया इसको हमने। हेलो, मेरे हमें कॉल ड्रॉप हो गई है जी। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। कॉफ़ी तो पीने की हमने बात कर ली, अब हम आते हैं लगाने की तरफ। लगाने के लिए जो कॉफ़ी का सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये एंटी एजिंग इफ़ेक्ट देता है। अगर आप इसको स्क्रब करना चाहें अपनी बॉडी पे तो 2 टेबलस्पून कॉफ़ी ले लें, उसमें 2 टेबलस्पून आप शुगर ऐड कर लें, चीनी, दानेदार मोटी दानेदार चीनी, और 2 चम्मच उसमें आप चावल का आटा या चावल का पाउडर मिक्स कर लें। चावल का आटा, चावल का पाउडर 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। उसको मिक्स कर लें और उसमें आप थोड़ा सा लेमन डालें, शहद डालें, और आपका एक बहुत अच्छा नारियल का तेल डालने के बाद एक बहुत अच्छा बॉडी स्क्रब, फेस स्क्रब बन जाता है। ठीक है। अगर आपकी पफ़ी आइज़ हैं, पफ़ी आइज़ का बहुत लोगों को मसला होता है, तो आपने कॉफ़ी में सिर्फ शहद डालना है। 1 टेबलस्पून कॉफ़ी ले लें, 1/2 टेबलस्पून उसमें हनी डाल लें, और आप उसको अपनी आई सर्कल पे पूरे आँखों पे लगाएं, तो उससे आपके आई सर्कल जो हैं, डार्क सर्कल भी ख़त्म हो जाते हैं और पफीनेस भी ख़त्म हो जाती है। कॉफ़ी लगाने में हर लिहाज से बहुत अच्छी है। कॉफ़ी में आप थोड़ी सी टर्मरिक मिक्स कर लें, उसको आप ऐड करें तो आपके चेहरे से झाइयाँ ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। कॉफ़ी बालों के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, अब बालों के बारे से पूछेंगे, तो अब कॉलर भी साथ साथ लेते हैं। हमारे साथ नादिया है जी। अस्सलाम वालेकुम नादिया, सुबह खैर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हमारे भाई? बिल्कुल ठीक ठाक नादिया जी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अलीमा आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। जी मुझे नाइला जी से बात करनी थी। जी ज़रूर बात कीजिए। मैंने आपको पहले भी आपके शो में कॉल की थी। मैंने आपसे पूछा था कि मेरे स्किन पे एक्ने बहुत होती है, उसकी वजह से स्पॉट्स से बन जाते हैं, तो वो आपने मुझे बताया था कि एक तो खालिस जो मेहंदी होती है वो घोल के मुंह पे लगाएं। तो वो मैं ये पूछना चाह रही थी कि उसकी वजह से चेहरे पे कलर नहीं आएगा? नहीं, आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट लगानी है। ठंडे पानी में मिक्स करें, जल्दी जल्दी उसका पेस्ट बनाएं, उसको फेस पे लगाएं, फ़ौरन उतार दें। आपने उसको रखना थोड़ी है। और जो खालिस मेहंदी होती है उसका कलर इतनी जल्दी नहीं आता, जिस मेहंदी में मिलावट होती है उसका कलर आता है। टाटरी जिसमें मिक्स होती है, बाकी चीज़ें मिक्स होती हैं, कलर उसका आता है। नादिया आप ऐसा करो कि उसको मेक श्योर करने के लिए ना कि वो खालिस है, पहले हाथ पे थोड़ी सी लगा के देख लो, हाथ पे लगाओ, 2-3 मिनट बाद उतार दो। अगर तो उसका कलर नहीं आया, इसका मतलब वो मेहंदी खालिस है। अगर उसका कलर आया है तो ऐसा ना हो ना आप मुँह पे डायरेक्ट लगाओ तो कलर आ जाए। देखिए मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। आप कौन मेहंदी तो नहीं लेंगी ना, आप खुश्क मेहंदी लें पंसार से, या फिर आप मेहंदी के पत्ते ले लें और उन पत्तों को खुद घर में पीस लें। कलर बिल्कुल नहीं आता उनका, अगर 3-4 मिनट में क्या कलर आ जाएगा, लेकिन इस टोटके से आपका मसला हल हो जाएगा। जी सही है। मुझे एक सवाल करना था कि
छाइयों के लिए अगर विटामिन सी हम लोग सीरम यूज कर रहे हैं स्किन पे तो उससे एक्ने हो रही है, बहुत छोटी छोटी रेड कलर की एक्ने हो रही है विटामिन सी से, आपको सूट नहीं कर रहा होगा। हाँ, आप ब्रांड चेंज करके देखें मेरा। अच्छा, उसमें ये भी होता है ना कि आप विटामिन सी से पहले आप क्या टोनर यूज़ कर रही हैं? टोनर लगाते हैं, फिर सीरम लगाते हैं, फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, ऐसा है आपका रूटीन के सिर्फ आप? नहीं, मैं सिर्फ विटामिन सी सीरम यूज़ करती हूँ, फेस वॉश बस। अब ऐसे तो नहीं होगा ना, फिर आप उसके साथ बाकी चीज़ें भी यूज़ करें ना, पूरा वो कंप्लीट उसका प्रोसेस करें ना कि आप उसके बाद अच्छा सा कोई मॉइस्चराइज़र लें। सरावी का बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है वो, आप सॉरी मैंने नाम ले लिया, बहुत अच्छे अच्छे सीरम्स मिल रहे हैं और मॉइस्चराइज़र मिल रहे हैं, आप वो यूज़ करके देखें, ब्रांड चेंज कर लें इसका। लेकिन आप प्रॉपर इसका प्रोसेस करेंगी तभी आपको फ़ायदा होगा। और वैसे भी अगर विटामिन सी का सीरम लगा के आप धूप में चली जाएंगी तो आपको तो छाइयाँ होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, विटामिन सी को वैसे भी थोड़ा सा ध्यान से यूज़ किया करें। थैंक यू सो मच नादिया फॉर कॉलिंग। हमारे साथ खुरम है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। खुरम भाई आप कैसे हैं? अल्लाह ताला का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी फील कर रहा था कि अभी आपसे सही बोला नहीं जा रहा। हाँ जी, हाँ प्रॉब्लम आ रही है, हाँ तो जी, आपको चाहिए ना आप अभी थोड़ी सी रेस्ट कर लें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। बस दिन में भी घर में भी दिल नहीं लगता और आप लोगों की याद आती रहती है, तो फिर मैंने सोचा कि आ ही जाए। हुमायूं भी मुझे बहुत याद कर रहे थे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हुमायूं भाई को भी अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन। आप यकीन करें, आप जितना बड़ा काम कर रही है ना, आप दोनों भाई बहन भाई जो हैं, मैं यकीन करें इतने, यानी कि बहुत से, मैंने आपका एक दो मेरे दोस्त से बात है वो भी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, यानी कि सीखने को भी मिलता है। एक बंदा टेंशन में बैठा होता है, आपकी बातें सुनता है, टेंशन थोड़ी सी रिलाइज खत्म। ये बहुत अच्छा नेक काम कर रही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया करते हैं ना जब आपसे बात करते हैं, क्योंकि मैंने अपने एक दो दोस्तों को भी बोला कि यार प्रोग्राम को देखना मजा आएगा, तो वो मुझे वो बताते हैं कि यार वाकई मजा आता है। बहुत शुक्रिया खुरम भाई। वो इतनी लॉयल्टी के साथ हमें बातें बता रहे होते हैं, सिस्टम कर रहे होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बस आप दुआ करें, हम तब तक करते रहे जब तक मूसा आप जितना नहीं हो जाता वो भी हमारा प्रोग्राम देखना शुरू हो जाए इंशाल्लाह। नहीं, ये भी मूसा थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना तो मैंने आपके शो में उसको लेके आना है इंशाल्लाह। बस डन हो गया, बेहतरीन, जरूर इंशाल्लाह उसको लेके आना। तो बस दुआओं में याद रखिएगा। मैंने कॉफी के वाले से इनसे क्वेश्चन ये पूछना था, जो भी आप वाला कि ब्रांड स्टैंड, तो ये चीजें अभी फिलहाल नहीं मिले, जो घर में पड़ी अभी फिलहाल वही यूज करेंगे, क्योंकि ले आए हुए हैं। तो ना मैं ना सुबह सुबह नाश्ते के बगैर कॉफी का एक कप जो ना मैं पीता था, तो मेरा ब्लड प्रेशर का मसला बन जाता है उसके साथ ना। तो मुझे लेकिन मजा आता है बैठ की, यानी कि मैं उठूं तो मैं सबसे पहले वो पीऊं, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। इसके वाले से कुछ बताएं। मैंने कहा था पल्पिटेशन होती है उससे थोड़ी सी, ये दैट्स ट्रू। ठीक है खुरम भाई, हम जवाब लेते हैं। बालों वाला भी बताएंगी नाइला हमें कि बालों के हवाले से क्या है। ऑफ कोर्स खुरम भाई का सवाल। जी एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप लोगों के सवाल शामिल करेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। खुरम भाई का सवाल था ब्रेक पे जाने से पहले कि वो जी सुबह सुबह उठ के कॉफ़ी पीते हैं और अब जो है उनको बीपी का इशू होने लग गया है, तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव है या कुछ इस तरह से है कि बीपी का इशू ना हो, थोड़ा सा उनको गाइड करें। कॉफ़ी में लेमन डाल के पी लिया करें, ब्लैक कॉफ़ी में। वो उससे नहीं होगा, लेकिन कभी भी रिकमेंडेड नहीं होती कि सुबह उठते ही आप ब्लैक कॉफ़ी पिएं। पहले आप एक गिलास गर्म पानी पी लें, उसके थोड़ी देर बाद आप कॉफ़ी पिएं, तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा। लेकिन कॉफ़ी से बीपी शूट कर जाता है, ये होता है, तो थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। अच्छा, अब आप बालों के बारे में बता रही थी कि बालों के लिए कॉफ़ी कैसे अच्छी है। बालों के लिए कॉफ़ी बहुत अच्छी है। आप अगर बालों को डाई, नेचुरल डाई आप देना चाहते हैं तो आप प्याज के कुछ पत्ते, प्याज के जो नहीं होते ऊपर वाला छिलका होता है, अगर आपके बाल भी इवन के गिरते हैं या दो मुँहे हो गए हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आप प्याज का ऊपर वाला छिलका ले लें, उसमें 10 से 12 लौंग डाल लें, 2 चम्मच बड़े टेबलस्पून कॉफ़ी के डाल लें, गंडासा डाल लें और उसको खूब कहवा पका लें और उससे आप अपने बाल धोएं तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। अच्छे एज इन सेंस सिल्की हो जाएंगे या उसकी ग्रोथ हेल्प शाइन आ जाएगी, सिल्की हो जाएंगे, एक अच्छा सा कलर आ जाएगा आपके बालों पे, जो कि हार्मफुल भी नहीं है किसी तरह से भी, बल्कि वो एक फ़ायदेमंद चीज़ है ना।
कि आपके बालों पे खूबसूरत कलर आ जाएगा। जो ख़वातीन, जो बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ होती है ना, अक्सर कहती हैं हमने डाई करवाना, क्या हुआ। ठीक है, हनी हमारे साथ कॉलर है विहाड़ी से, फरीहा। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। क्या हाल है? जी फरीना जी, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ जी, क्या कहेंगी? नाला से बात करूंगी। फरीमा की तबीयत कैसी है? आप अच्छी लग रही हैं, काफी दिन बाद आई हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पूछने के लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। जी, नाला से बात करनी थी। जी करें। जी एक मैंने पूछना था कि मेरे नाक पर एक्नी है तो वो खत्म नहीं हो रही, इसके लिए कोई अच्छा सा टोटका बता दें। क्या है और दूसरा, नाक पे एक्नी है। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल? और दूसरा सवाल, बालों के लिए कुछ बता दें, बाल लंबे हों। बाल लंबे हों? लंबे नहीं है क्या? पतले हैं? मेरे बहुत अच्छे बाल थे, लंबे थे, लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया, अब बहुत ज्यादा गिरते हैं और पतले भी हो गए। मतलब लंबे के साथ साथ आपका हेयर फॉल का भी इशू है ना? जी। एज कितनी है आपकी? 45। आपके बालों में डैंड्रफ है? नहीं। अच्छा, बाकी आपका साइकिल वगैरह सब ठीक है, रेगुलर है? जी बिल्कुल, सब ठीक है। मैरिड हैं आप? नहीं। मैरिड भी नहीं है। फिर भी नोज़ पे क्या कोई मास्क वगैरह लगाती हैं? अगर नोज़ पे हैं तो फिर उसकी दो ही रीज़न हो सकती है, या तो आप मास्क लगाती हैं ज़्यादा, या फिर आपके बालों में डैंड्रफ है, स्किन ड्राई है। नहीं है, मैंने कभी भी चेहरे पर कुछ भी नहीं, मास्क नहीं होता जो हम लगाते हैं, जो आम नॉर्मल मास्क होता है, जो मास्क हम घर में अप्लाई कर लेते मार्केट हैं। वगैरह ब्लैक जाके। हेड्स के लिए जो नोज, ब्लैक हेड्स के लिए जो मास्क नहीं हम लगाते बाहर ओह, जाके। अच्छा, मास्क, सर्जिकल मास्क। अक्सर वो भी लगाने से नोज़ पे हो अच्छा। जाता है। या फिर दूसरा ये होता है कि अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो वो आपके फेस पे गिरती है, स्पेशली नोज़ पे गिरती है, तो नोज़ पे तो उसी वजह से एक्नी होता है। आप हमारे साथ है, आप मास्क तो नहीं पहनती सर्जिकल? नहीं, शायद कॉल ड्रॉप हो गई है, बट शायद यही आपके लिए वजह हो सकती है। बालों के लिए मैं इनको बता देती हूँ, कॉफ़ी के हवाले से बात हो रही है तो हम कॉफ़ी को ही लेके आज मास्क भी बताएंगे, और वो बहुत अच्छा मास्क है। मैं खुद भी कभी कभी जब मुझे कभी ज़िंदगी में टाइम मिल जाए तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं लगा लूँ। आधा केला ले लें, एक अंडा ले लें, केले को छिलके समेत ब्लेंडर में डालें, उसमें आपने अंडा भी तोड़ के पूरा डाल देना है, उसमें आपने 3 चम्मच कॉफ़ी के डाल देने हैं, थोड़ा सा नारियल का तेल डालना है, उसको अच्छे से चला दें, ब्लेंड हो जाएगा तो वो मास्क अपने बालों में लगाना है। ठीक हो गया। आप देखिएगा बाल लंबे भी होंगे, सिल्की भी होंगे और घने भी होंगे, हेयर फॉल भी रुकेगा। ठीक है, ठीक है। बेहतरीन। हमारे साथ कॉलर है, कॉलर हैं जी हमारे साथ पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। आपका नाम प्लीज बता दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। फायजा। फायजा जी, फायजा कैसी है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? जी ठीक ठाक। जी, क्या पूछेंगे? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछेंगी? मैंने ये पूछना है कि मेरी एज 19 साल है और मेरे मुँह पे दाग भी हैं और दाने भी हैं, और पूछना था कि बाल लंबे करने का टोटका बता दें। ठीक है। बाल लंबे करने का तो मैंने अभी बताया। मुझे बताइए कि आप क्या करती हैं? पढ़ती हैं? सन एक्सपोजर कितना है? बाहर कितना जाती हैं? क्या करती हैं आप? मैं सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ। सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ। क्लिनजिंग करती हैं सन ब्लॉक यूज़ करने के बाद? अक्सर ये भी होता है ना कि सन आप ब्लॉक क्लेंजिंग करती हैं? पूछिए, क्लेंजिंग करती हैं? क्लेंस करती हैं स्किन को? दूध से मुंह धोती हूँ रात को। रात को दूध से मुंह दूध से मुंह धो के दूध को मुंह पे लगा रहने देते हैं? बेसन और दूध। तो फिर तो आपको एक्ने नहीं होनी चाहिए। मंथली होती है ना? मंथली कहते हैं, हर मंथ मुझे एक्ने जरिए एक दफ़ा ज़रूर होती है। ठीक है, कुछ और पूछना आपने? तो वो ठीक है, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। फायजा फॉर कॉलिंग। मंथली एक्ने होती है ना, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। मंथली जो है और उसका फिर एक तरीका ये है कि आप अपने यहाँ पे हाथ रखें, ये ऐसे करके, ये जैसे 4 फिंगर ना, ये जो जगह होती है जोड़ है, इस पे हाथ रखें, ये पहली फिंगर, इसके साथ 4, और फिर यहाँ उठा के यूँ और इस जगह को दबा लें। पूरे 1 मिनट तक पूरी कुव्वत से दबाएं, और ये दिन में कम से कम 10 मरतबा करें ना, कम से कम 10 मरतबा। इससे क्या होगा ना? इससे आपके हार्मोन इम्बैलेंसमेंट जो है ना वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और ये बिल्कुल आजमूदा टोटका है, नुस्खा समझ लें, टिप समझ लें, योगा की टिप है, और इससे बहुत फ़ायदा होता
That's very good. अच्छा, कोई भी चीज़ जब आप ईमान के साथ करते हैं ना कि इससे मुझे फ़ायदा होगा, तो उससे आपको फ़ायदा होना भी शुरू हो जाता है। कोई भी चीज़ आप डाउटफुल करते हो ना कि इससे पता नहीं फ़ायदा होगा या नहीं होगा, फिर किसी ने कह दिया मजबूरी में कर रहा हूँ, तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। तो जो भी प्रोसीजर करें, चाहे मुँह पर लगाएं चाहे बालों पर, वो थोड़ा सा इस तरह से लगाएं कि हाँ मुझे इंशाल्लाह इससे फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे नहीं जी, हमारे गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और गुड मॉर्निंग। हुमायूं भाई भी माशाल्लाह आज बड़ी अच्छी ड्रेसिंग शूटिंग की हुई है आपने, बहुत शुक्रिया। और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि कॉफी का आपने प्रोग्राम किया, लेकिन थोड़ा पहले कर लेते जब सर्दी ज्यादा थी। और कॉफी बहुत अहम चीज है, इसके बड़े फायदे। मैं 2 इन्फॉर्मेशन दे दूं। पाकिस्तान में हजारा और मर्दान में कॉफी की प्रोडक्शन होती है, और जो कॉफी पैदा होती है वो अरेबिक कॉफी कहलाती है, जो 80% दुनिया में पॉपुलर है माशाल्लाह। और मैं मैडम से का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं इनको। और ये बात भी मैंने देखी कि दिल लोगों को बहुत स्टिमुलेट करती है, आपको स्टूडेंट्स को, जहनी काम करने वालों को करती है। लेकिन मेरा मैडम से सवाल ये, मेरा मसला ये, कॉफी पी के 2 चीजें हो जाती हैं। एक मेरी नींद उड़ जाती है, दूसरे मैदे में गड़बड़ हो जाती है, एसिडिटी टाइप ना। इसके लिए क्या आप कौन सी कॉफी पीते हैं एहसन भाई, मिल्क कॉफी या ब्लैक कॉफी? नहीं, मैं मिल्क कॉफी पीता हूँ हमेशा, और ज्यादातर ये मेरी वाइफ लाती हैं एस्प्रेसो या दीगर, उनको पहचान है, मैं बस पीता हूँ। भाई मिल्क कॉफी से होती है एसिडिटी, वो यही बताया था अभी शुरू में नाइला जी ने, अगर आप सुना। हाँ, ब्लैक कॉफी इज गुड, ऑफ कोर्स उसकी जो अफादियत है वो ब्लैक कॉफी में, जब आप मिल्क में डाल देते हैं तो उसकी ऑफ कोर्स जो परसेंटेज ऑफ अफादियत है वो भी कम हो जाती है, ना कि सिर्फ ये एसिडिटी उससे बहुत होती है। और आप चीनी भी शामिल करते हैं कॉफी में? जी 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 बिल्कुल, मैं तो मीठा ज्यादा पीता हूँ, साफ बात है। बस चले ठीक है, अभी बता देती है नाइला जी कंप्लीटली आपको। थैंक यू सो वेरी मच कॉल करने के। जब इतनी वो चीनी और दूध डाल के कॉफ़ी पियेंगे फिर तो प्रॉब्लम होगी ना। तो उसका फिर ये है कि आप चीनी दूध को हटा दें। कॉफ़ी का टेस्ट लेना है तो कॉफ़ी पिए ना, चीनी दूध तो हम चाय में भी पीते हैं। दूध पीना है तो वैसे चीनी डाल के पी लें, कॉफ़ी को प्योर कॉफ़ी समझ के पिए। और जो हज़ारा वाली कॉफ़ी है उसका बताएं वो कहाँ से मिलेगी, वो आपके लिए ज़ाहिर आप ढूंढ रही हैं। तो हमारे साथ आयशा हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं नीमा, कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं तो बहुत बीमार हूँ, बस दुआ करें। आपकी तबीयत काफी बेहतर हो गई थी दोबारा, आपको ने बताया था, फिर खराब हो गई है? बस तो एलर्जी है तो बड़ी जा रही है, वीकनेस हो गई बहुत ज्यादा वीकनेस, मेडिसिन खा पोलन एलर्जी। हाँ, और हुमायूं भाई कैसे हैं? 2 दिन अकेले रहते रहे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक यार अल्हम्दुलिल्लाह। आज थोड़ा सा मेरी तबीयत है हल्की फुल्की से ख़राब है, इंशाल्लाह विल बी फाइन बाय टुमारो। हाँ, आज थोड़ा सा है, मुझे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं तो इस तरह से थोड़ी सी है, पर इंशाल्लाह हम दोनों को नज़र लग गई, मुझे लगता है हम जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अपनी तबीयत ख्याल रखिए। चीनी वाला पिंडी वाले है ना, चीनी वाला टोटका करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। हाँ ये बात है। आपको बताती है पोलन का कि क्या इलाज है नाइला जी से पूछते हैं, आपको पोलन का इलाज पता है? हम साथ में पोलन के इलाज से पहले सारा की कॉल भी ले लूँ मैं साथ, फिर आप बताइएगा। मैं लिख लेती हूँ। सारा जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप बताइए क्या पूछेंगे? माशाल्लाह आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। मेरा नाइला जी से सवाल था। जी जी जी। एक तो ना मुझे ये पूछना था कि मेरी स्किन पे ना पिंपल्स के निशान हैं जी फेस पे, तो उसके लिए मतलब कोई अच्छा सा टोटका बताइएगा, क्योंकि हम नेट पे देखते हैं इतने ज्यादा आ जाते हैं तो वो उन्हें को समझ नहीं आता कि कौन सा यूज करें। ठीक है हम बताते हैं। और एक क्वेश्चन और भी था। जी जी पूछे। मेरी ना नीच है तो उसके ना बालों की जो लेंथ है ना, मतलब उसके बाल ग्रो नहीं कर रहे, एक ही जगह पे रुक गए हैं। क्या एज है उनकी? एज पूछ रही है नाइला आपसे? मतलब उसके बाल ना ग्रो नहीं हो रहे। एज पूछ रही है, उनकी उम्र क्या है उस बच्चे की? उसकी 14-15 साल होगी। बस उनको रोज ना 1 पीस मछली का खिला दिया करें, 1 माह तक रोज आना 1 टुकड़ा मछली का खिला दिया करें। हाँ
वैसे वो खाती पीती कुछ भी नहीं है, दूध वगैरह या तो फिर बाल कैसे बढ़ेंगे? तो फिर बाल कैसे बढ़ेंगे? बाल से तो नहीं बढ़ सकते ना, पानी से बढ़ेंगे। बहुत सारी न्यूट्रिशंस चाहिए होती हैं बालों को बड़ा रखे। बाल सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी का ऐसा ऑर्गन है, आउटर ऑर्गन, जो आपके ब्लड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो है वो कुछ खाती पीती नहीं है तो बाल बड़े हो जाएंगे? खिलाना पिलाना तो पड़ेगा, चाहे जैसे मर्जी खिलाएं। बाल बड़े जल्दी लंबे हो जाएंगे। अच्छा, नादिया जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सुबह बखैर। सुबह बखैर। कैसी हो नादिया? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपको 2-3 दिन बाद देखा, बहुत अच्छा लगा, बाहर आ गई मेरी जिंदगी में आपको देख के। प्यारा सूट, बड़ा प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच। वली भाई जी, वली भाई जी, क्या हाल है? ठीक है, आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, बस एक माला की कमी रह गई है। माला की कमी रहेगी यार। हाँ, माला पहन लूंगा तो फिर शादी हो जाएगी यार। दुआ करो हमारी तबीयत के लिए ठीक हो जाए। जी, आपको पेट में दर्द हो रहा है, कावा बना देती पुदीने का। हाँ, बना दो, मेरा ख्याल है वही ठीक होगा। आराम आ जाए आपको बस। हाँ, शायद उससे क्या आराम खाया था कल? आपने मुझे कहा था पकोड़े बना के खाए, तो पेट के आपके दर्द शुरू हो गए क्या? ऐसा तो नहीं खाया आपने बाहर से? कुछ भी मुझे कॉफी दी है बच्चे ने। वली भाई जी जी वली भाई जी, आपने कल कहा था पकोड़े बना के खाए, तो हमारे घर में इतनी लड़ाई हुई ना, बहुत ज्यादा, केचप की वजह से। किसकी वजह से? केचप की वजह से? केचप की वजह से। क्यों नादिया? केचप खत्म हो गया, केचप ही खाना है। बस आप कहते हैं किसके फरमाइश से पकोड़े बने? मैंने कहा किसी ने कहा था। किसी ने कहा? ठीक है, पूछ रहे थे साहब, फिर मैंने बताया भाई साहब ने कहा था। बहुत अच्छा किया पकोड़े खा के यार, बहुत बेहतरीन काम पेट में दर्द क्यों हो रही है? क्या खाया? मुझे तो परेशानी लग गई है। नहीं, कुछ खाया ऐसा तो नहीं खाया था मैंने, पता नहीं क्या डिहाइड्रेशन हो जाती है मुझे, गैस्ट्रो का भी इशू है, तो शायद उसकी वजह से हो गया होगा। तो अल्लाह ताला जाके ना आपने चावल खाने हैं। ठीक है, डन। कश्यप राना जो है ना, माशाल्लाह बहुत प्यारी पोटरी करती है, मुझे पसंद है उसकी गजने। और भाई को मेरा बहुत सलाम, बात करते हैं बहुत अच्छा लगता है, उनकी आवाज माशाल्लाह बहुत प्यारी है कश्यप राना की भी। अच्छा, ठीक है, आपका मैसेज पहुंच गया। यार रखना अपना बहुत, ठीक है? सलाम आपके लिए भी बहुत सारा, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों से बात करके। मिसेस रहमान है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हलीमा एंड हुमायूं भाई कैसे हैं आप? और हलीमा 2 दिन की मिसिंग, बहुत ज्यादा मिस किया। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के लिए मैं यही कहती हूँ हमेशा कि जब आपका प्रोग्राम देखें तो सारे गम तकलीफें दूर हो जाती हैं और उस वक्त बंदा जिंदगी की खुशी में आ जाता है। सही है। लेकिन आपको 2 दिन बहुत मिस किया, मेरी कॉल नहीं लगती, मैं पूरे घंटे से ट्राई कर रही हूँ, फिर मेरी कॉल लगी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसा होता है कि बात भी पूरी नहीं होती और कॉल कट हो जाती है। अल्लाह करीम आप दोनों को सेहत और आमीन, आमीन, आमीन। हुमायूं को लटका सा चेहरा अजीब सा लग रहा है। हुमायूं फ्रेश होके बैठी हुई बात, घर में दर्द है तो मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे बहुत बुरे क्रैम्प्स हैं। हाँ, बस दुआ करें अल्लाह ताला। आज मुझे दुख भी इस बात की है। बैठी हुई है आप भी जान, इतने अच्छे मशवरे दे रही हैं, तो आपको भी कुछ अभी मशवरा देना जो आपके पेट दर्द ठीक हो। उन्होंने जो मशवरे दिए वो तकरीबन सारे कर ही लिए मैंने अभी, उसका असर भी तो होते होते होगा ना, इतनी जल्दी तो नहीं होगा फट से, पर इंशाल्लाह तबीयत ठीक हो जाएगी। मुझे दुख जी है कि एक तो मेरी बेटी है। दोबारा से बोले मिसेस रहमान, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ गई थी। बेटी का क्या मसला है? ठीक है, बाल माशाल्लाह से बहुत लंबे थे। अच्छा, लेकिन 3 माह से मतलब गर्दन के पास से नीचे से सारे बाल झड़ गए और खत्म हो गए, टूट के मतलब उतर गए हैं, और जो बाकी हैं वो बहुत बारीक से हो गए। मुझे समझ नहीं है ऐसा क्यों हुआ। कॉफी का बताएं। कितनी बड़ी बेटी है आपकी? 15 साल की है। 15 साल की। नहीं तो गर्दन के पास से कैसे झड़ गए? या तो झड़ते हैं तो सारे सर के झड़ते, सिर्फ नीचे बाल थे ना, पहले वो कम से कम 1 गज लंबे थे, तो वो सारे के सारे उतर गए। कोई शैम्पू वगैरह आपने ऐसा यूज किया? कोई रिएक्शन हो गया? बालचर भी होता है ना नायला जी, कभी कभी बालचर हो जाता है। डाउट है कि उसने ना शायद स्ट्रेट किए बाल 2-4 बार या ज्यादा टाइम, तो वो शायद इस वजह से उतर गए। कह रही है स्ट्रेटनिंग उससे शायद थोड़ी ज्यादा की है तो इस वजह से हो गए। स्ट्रेटनिंग तो देखें इतनी बुरी चीज है ना, मैं कहती हूँ ये तो घर से निकाल, लेकिन स्ट्रेटनिंग से नादिया जी आपने भी तो किए हुए, ऐसे तो नहीं झड़ते जैसे वो बता रही हैं। बोटॉक्स किया हुआ है,
मैं तो बोटॉक्स करके आई हूँ। मैंने भी किया हुआ है, झड़ते हैं मैं मान रही हूँ, लेकिन ऐसे नहीं झड़ते। मुझे लगता है बालचल शायद हो गया। देखिए डेड हो जाते हैं ना बाल, तो वो डेफिनेटली वो टूटते ही हैं। मैं स्ट्रेटनिंग नहीं करती, मैं तो बस एक दफ़ा बोटॉक्स करा लेती हूँ, साल भर मेरे चल जाते हैं बाल। वो एक दफ़ा बहुत अच्छा शुक्रिया मिसेस रहमान आपको कॉल लेकिन ये कि बालचर भी हो सकता है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अगर वो एक स्पेसिफिक जगह से और स्पेशली वो बैक से अगर झड़ रहे हैं तो वो फिर बालचर होगा। और बालचर का मैं कभी-कभी दम भी माशाल्लाह कुछ तेल भी होते हैं दम वाले, और आपको कुछ नहीं, लेकिन पहले आइडेंटिफाई करा लेना, पहले किसी से आप आइडेंटिफाई कराएं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो बताएंगे वापस आके बालचर के बारे में बता देंगे। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। मुझे इतनी हंसी आ रही है, हालांकि मैं इसे हंसन जा रहा, दर्द भी मुझे होने लग गया है। ब्रेक के दौरान ऐसे 2 लाशें पड़ी होती हैं और जैसे ही ब्रेक के इम्तियाज जो है वो काउंट डाउन देता है तो दोनों लाशें जो है वो अपने आप को थोड़ा गैदर करती हैं और फिर ऐसे बैठ जाती हैं। हमारी कैसा महसूस हो रहा है आपको? मैं तो आप लोग प्लीज़ दुआ करें। और बताए मुझे बड़ा दुख भी इस बात का हो रहा है कि हम यहाँ पर आते हैं ताकि आपको एंटरटेन कर सकें, आपको खुश कर सकें, लेकिन आज मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह करे आपको मैं एंटरटेन कर सकूँ, लेकिन माजरत के साथ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अस्सलाम वालेकुम सिमाब, कैसी हैं आप सिमाब जी? हेलो जी सिमाब जी, हेलो। सिमाब जी की कॉल है हमारे साथ? मैं दोबारा देते हैं हम, शायद वो होगी। आप पोलन के बारे में पहले बता दें, जो उन्होंने कहा था पोलन है। पोलन एलर्जी के लिए पोलन एलर्जी के लिए एक हम कहते हैं जल नीति करना। गर्म पानी ले लें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं अपने हाथ में नमक डाल के, और नमक उसमें ज़रा ज़्यादा रखिएगा। फिर उस पानी को ना ऐसे करके, जैसे वज़ू के लिए हम नाक में चढ़ाते हैं पानी, 10 से 12 बार वो गर्म पानी आप ना एक टाइम में 10-12 दफ़ा वो ऊपर चढ़ाएँ और फिर उसको निकाल दें। गर्म पानी जितना बर्दाश्त कर सके ना, नमक वाला गर्म पानी, ठीक है, उसको निकाल दें। उसके बाद आपने क्या करना है कि सरसों का तेल लेके उसको पूरी उंगली से ना जहाँ तक आपका फिंगर जा सकते हैं उसको पूरा उसको ऑयली कर दें। फिर 2-3 घंटे के बाद दोबारा ये जल नीति करें, फिर ऑयल लगाएं। मतलब दिन में 3 से 4 बार आप ये अमल दोहराएं, आपको इंशाल्लाह देखें। नायला जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ना ये सरसों का तेल लगाने से इतनी स्मेल आती है, पूरा दिन सरसों की स्मेल आती रहती है। आपने नाक में थोड़ी सी और ऐसे लगता है जैसे सर में जा रहा है सरसों। तो मैं तो रोज लगाती हूँ, पैरों में भी लगाती हूँ। और आपको तो आदत होगी ना, हम तो नॉर्मल है। मैं अब नॉर्मल हूँ। आप तो सुबह से लेकर रात तक यही करती रहती है। मैं अब नॉर्मल हूँ। नहीं, आप तो मतलब यूज्ड टू है ना, मेरे कहने का मतलब ये था। सॉरी कल मैंने 5 किलो अलसी का तेल निकलवाया बैठ के कोलू के पास। मुझे इतना मज़ा आया जब वो तेल निकल रहा था ना, मुझे इतना मज़ा आ रहा था, मैंने इतना एंजॉय किया। हमारे साथ समीना जी भी, उनकी कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सीमा जी, सॉरी सीमा जी, कैसी हैं आप? समीना, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? समीना। समीना, ठीक लिया था मैंने। हाँ समीना जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। आज भी बहुत एंजॉय करती हूँ मैं आपका प्रोग्राम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह दोनों को नजर से बचाए। आमीन आमीन सुम आमीन। ये मुझे लगता है लेके चल रही हैं हम तो। मुझे लगता है ये मुझे तो नजर लगी है। अच्छा ये इनकी कॉल के बाद के बारे में पूछना है। जी पूछे। मेरी बेटी का ना बाल झाड़ यानी कि जगह जगह से ना पैचेस हैं, बाल उड़ गए हुए हैं। अच्छा। तो उन्होंने पीआर भी कराया और एक जो होता है इंजेक्ट करते हैं सर में, वो भी करवाया है। क्या इंजेक्ट कराए? पैचेस बालों के उतर रहे हैं उसके, और इंजेक्शन भी लगाया, पीआरपी भी कराई है, दोनों कराई है। बेचारी के बाल इतने उतरते हैं इतने। और कितने साल की उम्र है उसकी? तो उम्र कितने साल? समीना जी, डॉक्टर ने क्या बताया क्यों उतरे हैं बाल? वो कुछ नहीं बताते, बस वो अपना वो करते हैं। 29 एज है, 2 बच्चे हैं, दुबई में रहती है वो। अच्छा, एलोपेशिया की ज्यादा लगते हो कि पैचेस जब भी गिरते हैं तो पैचेस में एलोपेशिया होता है, पर नायला जी आपको सही बेहतर बताएगी कि क्या हो सकता है उसका। तो फिर जी नायला जी क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये जिस तरह ये बता रही हैं कितना ये करवा चुकी है मेडिकल ट्रीटमेंट भी, उनको फ़र्क नहीं पड़ा।
तो ज़ाहिर है उसको देखे बगैर तो हम यहाँ से कुछ भी नहीं बता सकते। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि वो रोज़मेरी को ऑयल को किसी भी ऑयल में, अलसी के तेल में या किसी भी तेल में मिक्स करके वो लगाएं, उसका मसाज करें। और या बोरी जला लें, बोरी जो होती है उसको जला के उसकी राख को सरसों के तेल में मिक्स करके वो लगाएं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन कॉज जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वजह है। डिलीवरी के बाद गिरना शुरू हुए, कोई ऐसी मेडिसिन, कभी ऐसा होता है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करती हैं लेडीज़, तो उससे भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। कोई ऐसी चीज़ों को भी देख लेना कि क्या वजह हो सकती है। बेटी की ज़िंदगी में कोई चेंजिंग आई हैं, कोई मेडिसिन, वो गई हैं बाहर, शिफ्ट हुई हैं, हो सकता है पानी सूट ना कर रहा हो। दुबई का तो पानी वैसे अल्लाह की बनाए तो वो बहुत बुरा पानी है। सिमाब जी की सॉरी, सिमाब जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। जी वालेकुम सलाम, सुबह खैर, कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक है सिमाब, हमें नज़र लग गई है, बस आप लोग नज़र उतारें, हमारी काले बकरे दें। जी अल्लाह ताला आपको सेहत दे। शुक्र है हलीमा, आप सेहतयाब होके आ गई हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सिमाब। अच्छा, जिस तरह दो बहन भाई इकट्ठे स्कूल जाते हैं ना तो एक छुट्टी कर ले तो दूसरा जिस तरह स्कूल आता है ना, वैसे हमायूं रहे 2 दिन। ऐसा ही है बिल्कुल, मैं हलीमा को बहुत मिस करता हूँ। हसनैन भाई ने एक दिन तो 2 केक रस लेके ये बैठे हुए थे हमायूं, और अगले दिन इसको कोई 2 बिस्किट और चॉकलेट्स वगैरह दे देते तो ये कुछ बेहतर हो जाता। तो अच्छा, मेरी पहले भी, हमारी लाइट नहीं है तो पहले काफ़ी देर कॉल रही है, फिर आप ब्रेक पे चले गए, ड्रॉप हो गई कॉल मेरी। तो मैंने कहा शायद आज भी मुझे वो पुराने कॉलर्स के हिसाब से गोली करा देंगे। नहीं कभी भी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है सिमाब जी। तो कल ना एक कॉलर की कॉल आई थी, मैंने आज बात भी उसी पे करनी थी। जी तो परसों ना लोग शुगर के हवाले से बात कर रहे थे, तो अमूमन जब लोग सेहत के बारे में कॉल कर रहे हो ना, तो लाइट हो या ना हो तो मैं ना कॉल ट्राई नहीं करती हूँ कि सेहत जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। तो और सेकंड हाफ में वो आयशा आई थी, वो गिटार वगैरह की पिक्चर्स थी ना, तो मैंने काफी ट्राई किया लेकिन मेरी कॉल नहीं मिली। बात नहीं हो सकी। कॉल मिली थी लेकिन बात नहीं हो सकी। तो मैंने कहा कि वो मैं उनकी तशफ़ी के लिए बता दूं कि हम भी बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं, कभी बात हो पाती है कभी नहीं हो पाती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सब लोग ये बहुत ज्यादा ये कहते हैं, कंप्लेन करते हैं। कभी हम भी सोचते हैं कि शायद नए कॉलर्स की वजह से हमारी कॉल नहीं ले रहे हैं। तो नाजिया अक्सर कहती है ना, भाई लोग पता नहीं होल्ड पे रख के किधर निकल गए हैं। तो हम भी कभी है। जी तो कभी हम भी इतने डिसहार्ट होते हैं, तो मैंने भी वो ये हमायूं की डिग्री की वजह से दोबारा से कॉल करनी शुरू कर दी है। इसकी मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होना, ये कोई बात नहीं है डिसहार्ट होने वाली। आप लोगों का प्यार ही तो हमें यहाँ पे लेके आता है खींच के। बहुत शुक्रिया सिमाब कॉल करने का, लेकिन मैं लिटरली आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी अपनी और हमायूं की तरफ से कि आप लोगों ने कॉल ज़्यादा होने की वजह से अगर आप लोगों की कॉल ना मिले तो हम माजरत करते हैं, लेकिन आप लोगों ने प्लीज़ डिसहार्ट नहीं होना। नौरीन है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हलीमा एंड हुमायूं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला हलीमा आपको सेहत बड़ी लंबी अता फरमाए। आमीन आपको भी आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। अभी आप बात कर रहे थे सरसों के ऑयल की, तो मुझे हंसी आ गई क्योंकि मैं सरसों का साग काट रही हूँ। आए कितनी खुशकिस्मत है आप, मुझे इतना दिल कर रहा है सरसों का साग खाने का। बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत अच्छा। सेंड करें, मैं आपको भेज देती हूँ, कसम कर भेजूंगी। वो सरसों का साग सरसों के तेल में पका हुआ हो तो कितना अच्छा। बहुत, मुझे तो खैर सरसों का साग किसी भी तरह से अच्छा लगता है। हाँ मैं तो खा लेती हूँ। हम जो है ना लस्सी में बनाते हैं। वो तो बहुत मजे का, हमारे घर में भी बना हुआ है। अच्छा हम बना देते एक हफ्ता और फिर पूरा हफ्ता फ्रिज में है ना। मुझे लगता है लस्सी। बहुत शुक्रिया नौरीन जी। जी कुछ कह रही थी। मैं नहीं ना पकाती, फिर आप मुझे मैं तो नहीं पकाता, अम्मा बनाती है, बनाएंगी तो भिजवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। आप कह रहे हैं ना बना हुआ है। हाँ आज बना हुआ हमारा। जी प्लीज कीजिए। क्या कहते हैं, लस्सी में बनाते हैं? हाँ हम भी बनाते हैं। वो आपसे बात करनी है। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुझे आपसे पूछना था, एक तो मुझे फैटी लीवर है। अभी यहाँ पे आप कह रहे थे ना कि लीवर के लिए कॉफी बहुत अच्छी है।
जी जी। मुझे फैटी लीवर है, एक मुझे उसके लिए भी बताया, दूसरा मेरा बीपी बहुत शूट कर जाता है, 180 ये रहता है, नॉर्मल रहता है 180। और दूसरा ये भी मतलब आगे नेक्स्ट मंथ में शादी है, मेरी स्किन बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना ड्राई है, बहुत ज्यादा। अभी आपने योगा का स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, मेरी अभी शादी भी करीब आ रही है जी। आप योगा का भी कुछ कह रही थी? अभी आप योगा का जो बता रही ना, वो मैंने बैठे बैठे साग छोड़ के ट्राई किया है। एकदम मुझे उससे ये हुआ है, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई है और एकदम सा लगा है कि सर में कुछ चक्कर से आ। वो आपने फर्स्ट टाइम किया ना, देखिए मतलब इसका मतलब है असर तो होता है ना, कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, कुछ हालांकि यहाँ से पकड़ने से क्या होता है, लेकिन कुछ तो आपके हलचल हुई ना आपकी बॉडी में। और ये मुझे आप बताइए कि मेरी बहुत स्किन ड्राई है, नेक्स्ट मंथ शादी भी है, मुझे शादी कुछ बताएं ऐसा कि ताकि स्किन अच्छी हो जाए, और फैटी लीवर है, इसके लिए मुझे आप कॉफी का यूज बताएं, मेरा बीपी भी बहुत हाई होता है। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? कहाँ रहती हैं? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में। तो क्या ये आ सकती है मुझे अपनी स्किन दिखाने के लिए? हाँ श्योर, क्योंकि शादी करीब है तो मैं इनको एक अच्छा सा प्लान बना के दे सकती हूं। आप आ सकती हैं नायला जी के सैलून पे, आप आ सकती हैं उनको स्किन चेक कराने के लिए अपनी। आप मुझे एड्रेस सेंड करें, बता देना एड्रेस। डन हो गया जी, हम आपको बता देंगे। डन हो गया, थैंक यू जी। इम्तियाज जो है वो आपको बता देंगे कि नायला जी का सैलून कहाँ पे, आप वहाँ जाके ज़रूर अपनी स्किन जो है वो एक दफ़ा दिखा लें ताकि जल्दी से वो रिकवर कर जाए। नायला जी, एक लड़की ने सवाल किया था कि मुझे मंथली एक्नी है, अब मंथली एक्नी किस तरह से ठीक होगी? क्या वो टोटकों से ठीक होती भी है, या फिर अगर आप रूट कॉज ठीक नहीं करेंगे, अपनी डाइट और ये सारा साइकिल ठीक नहीं करेंगे, तब तक ठीक नहीं होगी? एक्चुअली मंथली एक्नी तो फिर मंथली होगी, और उसकी भी रीज़न है क्यों होती है। पेन ज़्यादा होता है, कमर में दर्द ज़्यादा होता है, फ्लो ज़्यादा है, अब मैं मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं यहाँ पूछ भी नहीं सकती ना, तो उन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर आपको जब आपका साइकिल स्टार्ट होने लगता है तो उससे 2 दिन पहले से आपने एक तो यखनी पीनी है और दूसरा आपने गर्म पानी पीना है, ठंडी चीज़ें कोई नहीं लेनी, कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप अपने फेस के लिए आप ऐसी ट्रीटमेंट्स लें जो आपके पूरे मंथ चलें। लाइक आप बहुत महंगी ट्रीटमेंट्स में मत जाइए। आपने बताया था, ये शायद बताया थी कि बेसन से मूद होती है, इन्होंने बताया था ना, दूध और बेसन से। अगर आप दूध और बेसन लगाती हैं तो उसको कितनी देर तक लगाती हैं? अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि वो झाड़ देते हैं जब ड्राई होता है, फेस नहीं वॉश करते। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ आपके फेस पे लगी रहती है तो आपके पोर्स बंद हो जाते हैं। जब स्किन का ऑक्सीजन बंद हो जाएगा तो एक्नी तो होंगे ना। तो आप कोशिश करें कि रात को अपना फेस वॉश करके कोई अच्छी नाइट क्रीम लगा के फिर आप सोएं। अगर आप कोई नाइट क्रीम नहीं लगाती तो आपने वो 2 गोली शेर के निशान वाली ले लेनी है, उसको रोज़ वाटर में हल कर लेना है और वो आपने अपने फेस पे स्प्रे करना है और 20 मिनट के बाद उसको भी वॉश करके फिर सोना है। अगर आप कोई नाइट क्रीम नहीं लगा रही तो एलोवेरा जेल बहुत अच्छी है, एलोवेरा जेल आप लगा सकती हैं। अलसी की जेल बना के रख लें फ्रिज में, दिन में 1 दफ़ा, वो भी आप अपने चेहरे पे 20 मिनट के लिए अप्लाई करें। लेकिन सबसे पहले आप अपना मंथली साइकिल को देखें कि वो तो डिस्टर्ब नहीं है। अगर वो डिस्टर्ब होगा तो फिर ये सारे मसाइल होंगे। वॉक करें, सब्जियां खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, ये मसले नहीं। थैंक यू सो वेरी मच नायला जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें। फैटी लिवर का भी बता रही थी, तो यूजुअली लोग कहते हैं कि वक्त हमारे पास कम है, जल्दी से बताया था आपने स्टार्ट में। फैटी लिवर के लिए आप कॉफ़ी मत पिएं, क्योंकि आपने कहा है कि आपका बीपी हाई रहता है ना, इनका बीपी। वैसे तो मैं आपको कॉफ़ी ही बताती, लेकिन अब आपने करना ये है कि सुबह आपने गर्म पानी में एप्पल साइडर विनेगर, अच्छी कंपनी का एक मिलता है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, आपने 1 टेबलस्पून वो ऐड करना है, उसमें हनी ऐड करना है, 1 नींबू ऐड करना है और आपने वो पीना है। उसके बाद 30 मिनट के बाद आपने कुछ खाना है। वॉक आपने प्रॉपर करनी है, 40 मिनट वॉक, सलाद खाएं, सब्जियां खाएं। परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच नायला जी, बड़ा अच्छा लगा आज आपसे बात करके। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आप दोनों को सेहत दे, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे दोबारा अगले वेडनेसडे को मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। हम आपसे मिलवाएंगे अपने नए मेहमान। आपने देखते रहना है एक और सुबह। जी वेलकम बैक टू द शो। अभी हम लोग गेस्ट की तरफ जाएंगे और टॉपिक की तरफ जाएंगे, लेकिन कल रात जो है वो काफ़ी लेट हो गया था हुमायूं।
अभी हम लोग नज़र की बात कर रहे थे तो मुझे याद आया, तो मैं बिल्कुल सोने की तैयारी में थी, अब सब काम शाम कर चुकी थी और सोने की तैयारी में थी, तो वही जो सास है उन्होंने मुझे बुलाया नीचे से आवाज़ दे के। मैंने कहा पता नहीं क्या ऐसी अनयूजुअल टाइम पे वो मुझे कभी आवाज़ देती नहीं है। तो मैं नीचे गई तो वो मुझे कहती है कि वो ना, मैंने सोचा कि तुम्हें ना हर कुछ ऐसे बात, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि तुम्हारा काम ही या बोलने का है या प्रेजेंटेशन का है, वो भी ज़्यादातर मुंह नज़र आता है। तो हर कुछ ऐसे बात, तुम्हें कुछ ऐसा मसला हो जाता है कि तुम्हारा मुँह बिगड़ जाता है और तुम बोल नहीं सकती। तो इससे मैंने सोचा कि तुम्हें नज़र लग जाती है तो मैं तुम्हारे ऊपर पढ़ के फूंकती हूँ चीज़ें। मुझे इतना वो फीलिंग आई, क्योंकि जब मैं अपने घर में हुआ करती थी तो मेरे पेरेंट्स इस तरह की बातें किया करते थे, तो मैं समझती थी कि शायद आप जब इन लॉज में होते हो तो कोई इस तरह से नहीं सोचता, लोग कहते हैं हाँ ठीक है ये बीमारी हो गई वो बीमारी हो गई। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे रोना आ गया, उनका वो बार बार सूरतें पढ़ के मेरे पे फूंक रही थी। तो वाकई कभी कभी आपको नज़र लग जाती है, और जो बात उन्होंने नोटिस की वो शायद मैंने नोटिस नहीं की थी कि मुझे जब भी कोई बीमारी होती है वो मेरे फेस से ही रिलेटेड हो जाती है। खैर जी, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक आप लोगों को पता है कि मेरे और हुमायूं के बहुत ज़्यादा करीब है। हम लोग हमेशा एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये टॉपिक सिर्फ मेरे और हुमायूं के करीब ही हो। कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो पाकिस्तान के बच्चों के बारे में सोचते हैं। आज हमने एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पे बुलाया है जिनका ज़िंदगी का मिशन जो है, एक्सपीरियंस तो उनका इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 22 से 25 साल उन्हें इस फील्ड में हो गए हैं, लेकिन उनका जी ज़िंदगी का मिशन ये है कि वो बच्चे जो स्कूल्स में नहीं हैं उनको बैक टू स्कूल्स कैसे लेके जाना है। उनकी कुछ रिसर्चेस के हवाले से उन्होंने हमें भेजा कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 2 मिलियन की तादाद में बच्चे ऐसे मौजूद हैं जो स्कूल्स में नहीं जाते, जो तालीम हासिल नहीं करते। कुछ दिनों पहले हुमायूं भी आप लोगों को बताए थे कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। जब हम पॉलिटिक्स के हवाले से बात करते, वोट के हवाले से बात करते, तो उन्होंने भी इस बात की निशानदेही की थी। बातें हम उन्हीं से पूछेंगे कि इन बच्चों को कैसे लेके आया जा सकता है, गवर्नमेंट क्या इस बारे में सीरियस भी है या नहीं है, और हमारे जो स्कूल्स की तादाद है वो क्या इतनी है कि ये इतने बच्चे पढ़ा सके। जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन की तादाद जा रही है, क्या ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, क्या हमारे पास उतने स्कूल्स हैं, और क्या हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स उतने हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स तो जितने भी आ जाएँ वो कम ही होंगे, क्योंकि उनमें एक ख़ास एलीट के ही बच्चे पढ़ सकते हैं, हर बच्चा उसमें तालीम हासिल नहीं कर सकता। तो आज हमने एक स्पेशलिस्ट को बुलाया है। आप लोग भी कॉल करके अपना कुछ इनपुट देना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें तो ज़रूर पूछें। हमारे साथ मौजूद है जावेद अली मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी बहुत शुक्रिया, और मेरे लिए बड़ा एजाज़ है कि आपके पास आके आज बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर आने का। हम शुरू में सबसे पहला सवाल हम रवायती पूछते हैं कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं? मैं सुबह, आपको हैरत होगी लेकिन मैं 5:30 उठता हूँ तकरीबन। माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। और आप रात को कब सोते हैं? तकरीबन 11 बजे। 11 बजे, दैट्स अ गुड स्लीप आवर्स वैसे, अगर इफ यू कंसीडर दैट। सबसे पहला सवाल ही मलिक साहब स्टार्ट में करना चाहें कि DFID के साथ आप यकीनन काम करते हैं। 450 मिलियन जो उसका फंडिंग है उस पर आप गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ बहुत काम करते हैं, यू रिफॉर्म देम, जिसकी बहुत अशद ज़रूरत है। आज भी वही करिकुलम की किताबें पढ़ाई जा रही हैं जो हमारे वालिदैन कहते थे हाँ ये हमने भी पढ़ी है, उसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी सारी बदली भी है, यकीनन बदली भी है, हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन आप उसमें क्या मदद कर रहे हैं, उसको कैसे रिफॉर्म कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं तकरीबन 9 साल पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म का एडवाइज़र रहा हूँ, जिस वक्त ये ख़ास तौर पर डिफेड का मैं एडवाइज़र, उसी की बेसिस भी मैंने किताब भी लिखी है जो 55,000 स्कूलों के ऊपर जो हमारे लेसन्स थे उस पर। तो अब मैं उस प्रोजेक्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं अब फेडरल गवर्नमेंट के साथ हेल्प करता हूँ। उनके जो हाई स्कूल्स हैं उनमें साइंस की तरवीज के प्रोजेक्ट पे हूँ। तकरीबन 13,000 स्कूल हैं हाई स्कूल पाकिस्तान भर में, उस पर हम काम कर रहे हैं। पिछले 20-22 साल से गवर्नमेंट स्कूलों को कैसे फ़िक्स करें वो एक मेरी दिलचस्पी का मौजू है, और ये इसलिए पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम इशू है। जैसे कि मैडम आपने कहा कि हमारी अशराफिया तो सिर्फ 5-7% होगी, बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी जो मिडिल क्लास है वो तकरीबन 40-50%। हमारे अक्सर लोग जो हैं वो देहातों में रहते हैं और वो गरीब हैं। हाँ जी। और जब तक हम सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक हम पाकिस्तान को ऊपर नहीं उठा सकते। तो ये सबसे अहम तरीन बात। पिछले खुशी की बात यह है कि चैलेंजेस तो बड़े हैं। आपने जिक्र किया आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का। तकरीबन हर साल जो हमारा 3% फर्टिलिटी रेट है, इस हिसाब से तकरीबन 6 मिलियन नए बच्चे पैदा हो रहे हैं जो हर साल सिस्टम में आ रहे हैं। जी।
तो हमारी डिस्पाइट एफर्ट्स जो पिछले 20 साल की थी, इसके बावजूद तकरीबन 26 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे जो अभी रिपोर्ट इस हफ्ते गवर्नमेंट ने रिलीज़ की है वो स्कूलों से बाहर हैं, जो हमें दुनिया में अनफॉर्चुनेटली जो सबसे ज़्यादा जिन ममालिक में बच्चे स्कूलों से बाहर में हम और नाइजीरिया सर फहरिस्त हैं। तो ये एक ऐसी, और दूसरी बात ये है कि तकरीबन अगर 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, तकरीबन 4.5 करोड़ स्कूलों के अंदर भी हैं। तो दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि जो स्कूलों के अंदर हैं उनमें प्राइमरी की सतह पर तकरीबन सिर्फ 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो एक पैराग्राफ या कहानी प्रॉपर पढ़ सकते हैं जब वो क्लास 5 का इम्तिहान पास करते हैं। बाकी 70% बच्चे वो प्रॉपर रीडिंग ही नहीं कर पाते। तो जो अक्सर आप चूँकि मीडिया से हैं और आप लोगों से मिलते हैं, जो हमारे यहाँ अक्सर जो इतना अंडरस्टैंडिंग का फुकदान है या आप लोगों के जब आपकी इंटरेक्शन बहुत है लोगों से, उसकी बेसिक वजह है कि हमारी जो तालीम है उसका मयार उस तरह का नहीं है जो 21वीं सदी के तकाज़ों को पूरा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो क्लासरूम के अंदर कामयाब लोगों की तादाद है, वैसे तो माशाल्लाह सारे प्रोफेशन अच्छे हैं, सब कामयाब हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि भाई एक क्लास 30-35 बच्चों की है मैट्रिक में, तो कितने बच्चे हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुँचेंगे एक हाई स्कूल में, जो मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो उसमें सिर्फ जो है ना 4-5 बच्चे जो है वो हाई स्कूल तक पहुँचते हैं, इंजीनियर या आगे, लेकिन बाकी 30 बच्चे जो है वो नहीं आगे जा पाते। अच्छा, ना आगे जाना कोई बात नहीं, यूरोप अमेरिका में बेशुमार लोग कई हैंडीमैन कई काम करते हैं, लेकिन दैन हमारा जो बहरान है कौमी वो इसलिए शदीद हो जाता है कि उनको बहुत तवील वक्त लगता है लोगों को कोई प्रोफेशन सीखने में, इवन बेसिक स्किल्स के ख़वातीन का एहतराम कैसे करना है, मिनॉरिटीज़ का कैसे एहतराम करना है, बेसिक कंप्यूटर्स कैसे चलाने हैं, CV कैसे बनाना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, या इवन छोटी छोटी समझ बूझ की चीज़ें जो हैं, किसी को आपने कोई काम जिम्मे लगाया कि जाओ ये करके आओ, वो 3 घंटे बाद उसने नहीं काम कर सका, उसकी वजह कि वो जो सलाहियत चाहिए उस उम्र के हिसाब से उसमें वो पूरी बिल्ड नहीं हो। अच्छा जावेद साहब, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम ये बात तो कर रहे हैं कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, लेकिन अगर वो बच्चे, अगर कोई जादू की छड़ी घुमाए और वो सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल में आने के लिए तैयार हो जाएं, तो हमारे पास क्या गवर्नमेंट स्कूलों की इतनी तादाद मौजूद है कि हम उन बच्चों को केटर कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में तो पहले ही अगर आप देखें तो एक क्लास में 40 से 50 बच्चा मौजूद है, अब उसके अंदर और बच्चों को डालने की तो गुंजाइश ही नहीं रही। पहले ही डेस्क भी इतने कंजस्टेड लगे हुए होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है क्लास भरी हुई होती है बच्चों से। हमारे पास क्या स्कूल्स मौजूद हैं उस तादाद में? क्योंकि मैंने तो, मुझे याद नहीं पड़ता, हम जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखते हैं, अगर वो नारा लगाते भी हैं तो वो कहते हैं जी हम अस्पताल बना देंगे, हम यूनिवर्सिटी बना देंगे। मैंने अभी ये जो आजकल भी मुहिम हो रही है, मैंने किसी को अपने बयान में कहते हुए ये नहीं सुना कि हम गवर्नमेंट स्कूल बनाएंगे। तो क्या हमारे पास स्कूलों की उतनी तादाद मौजूद भी है? क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो बच्चा पहुँचेगा आज से 16 साल बाद। जी नहीं, बड़ी अच्छी आपने बात की है। स्कूलों की तादाद कम है, उसकी वजह यह है कि स्कूल जो हाई स्कूल या कोई भी प्राइमरी स्कूल बनाने में अगर कोई सियासी जमात का लीडर कहता है कि मैंने आज स्कूल ऐलान कर दिया कि मैं बनाऊंगा, तो हमारा प्रोक्योरमेंट सिस्टम ऐसा है कि तकरीबन 6 साल लगते हैं एक स्कूल बनाने में। यानी उसको अगर एक चीफ मिनिस्टर ऑर्डर दे दे कि कल यहाँ पे स्कूल बना दें, तो हमारा जो सिस्टम है इसमें लैंड उसको लेनी है, उसके अंदर उन्होंने बिल्डिंग बनानी है, उसका बजट मंजूर होना है, बजट रिलीज़ होना है, फिर एक बजट साइकिल से दूसरे बजट से, फिर एक आखिर में एक SNE उसे हम कहते हैं जिसमें स्टाफ को अपॉइंटमेंट करनी है। तो स्कूल को फ़ाल बनाने में उनको 5 से 6 साल लग जाते हैं। इसलिए अब कुछ नए तजर्बात हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर पंजाब गवर्नमेंट ने एक पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से इदारा बनाया है, या सिंध ने एक सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से इदारा बनाया है, जिसमें वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को कहते हैं कि आप खुद स्कूल बनाएं और हम उसकी फ़ीस माहाना आपको देंगे। इस निज़ाम के तहत वो निस्बतन जल्दी स्कूल बना लेते हैं। खुद मुजफ्फरगढ़ में मिसाल के तौर पर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने सिर्फ 1 साल में 232 स्कूल बनाए, और उसमें तरीक़ाकार इस वक्त पंजाब में इस निज़ाम के तहत 3.2 मिलियन बच्चे इस सिस्टम के तहत पढ़ रहे हैं। लेकिन इसको बढ़ाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बेशुमार इलाके ऐसे हैं, जैसे कि मालाकंड डिवीज़न है, फाटा के एरियाज़ हैं, उसमें पूरे यूनियन काउंसिल में बच्चियों का एक भी मिडिल स्कूल नहीं है, एक भी हाई स्कूल नहीं है। तो जब हम ये दावे करते हैं पाकिस्तान में कि हमारे वोटर की अहमियत है या इंसानों की अहमियत है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि सिक्योरिटी सेफ्टी के बाद फिर हम उनको तालीम दे सकें और क्वालिटी तालीम दे सकें। और ये इतनी ज़रूरी बात है कि मुझे अक्सर इत्तफ़ाक़ होता है कई और मुल्कों में काम करने का, बैठने का, तो लोग कहते हैं देखें
इसकी अहमियत नहीं है कि आपका नेचुरल रिसोर्सेज ऑयल है या नहीं है, इसकी अहमियत है कि आपके पास लोग हैं कि नहीं। बिल्कुल, अगर आपके पास लोग हैं तो ये किसी जवाहरात और ऑयल से भी ज़्यादा कीमती हैं, उनको आप पढ़ा दें तो वो पूरे कंट्री को बदल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ पे जावेद साहब एक कॉलर लेते हैं, हमारे साथ हुम्मा मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं हलीमा आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला आप दोनों को सेहत दे। और वैसे तो आपने भी क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है कि आजकल जो कैंपेनिंग चल रही है उसमें स्कूल का कोई नाम नहीं है। तो मेरा इसी से रिलेटेड है सवाल कि जैसे वो तो चल रही है पर स्कूल होते तो हमारे स्कूलों का यह हाल है कि वहाँ पर यानी कि भैंसों के बाड़े बन रहे होते हैं या गोदाम के लिए यूज हो रहे होते हैं, और जो टीचर्स होते हैं वो घर बैठ के पे रिसीव करते हैं। तो मेरा सर से ये सवाल है, जैसे बेशक हम 21वीं सदी में चल रहे हैं पर हम अपने ही, जैसे आप माहिर तालीम में, हम अपनी जो मदर टंग है उसको लेकर फोकस क्यों नहीं कर रहे? अगर हम इस पे फोकस करेंगे, बेस बना लेंगे, तो हम आगे चल के इंग्लिश तो हमें ऑटोमेटिक आ ही जाती है। तो जैसे बाहर के कंट्रीज में आप देखें, टर्की में देखें या और भी जो अरब ममालिक है, वहाँ पर अपनी जबान पर वो फोकस होते हैं। तो हमारा आजकल का ये जो हमारा थोड़ा सा ये है डिप्लोमेटिक कि हम इंग्लिश पर फोकस करते, असल में तो हमारी, मेरे ख्याल में ये वो नहीं है कि बच्चों की या माओ की उर्दू नहीं आती तो वो इस वजह इंग्लिश ज्यादा है स्कूलों में, तो इसी वजह से स्कूल में नहीं लगाते कि हम तो पढ़े लिखे नहीं है, तो कैसे पढ़ाएंगे? ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही हैं। थैंक यू सो मच जी उमा फॉर कॉलिंग। अच्छा जावेद साहब, वाकई ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ एक, ये हमें ये जो इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और ये बिल्कुल जो कैम्ब्रिज वाला है, ये फ़र्क बहुत ज़्यादा अब नज़र आने लग गया है हमें। पहले हम भी जब बचपन में होते थे तो भी ये तीनों सिस्टम थे, लेकिन फ़र्क इस तरह से वाज़े नहीं था जिस तरह आज है। इंग्लिश मीडियम का बच्चा उर्दू मीडियम वाले को कह रहा है कि ये मुझसे कमतर है, और कैम्ब्रिज वाला बच्चा जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले को कह रहा है कि ये मुझसे कमतर है। ये फ़र्क जो है ये क्या है? और एक पॉलिटिकल पार्टी आई भी थी जिसने बड़ा अच्छा एक निसाब का नारा लगाया था, लेकिन वो नारा हमने देखा कि वो मतलब उन्होंने काम करने की कोशिश भी की लेकिन फिर भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो क्या हमारी हुकूमतें इतनी ज़्यादा उनके हाथ बंधे हुए हैं कि वो कोई भी नारा लगाए वो उसे इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते? हम एक कॉलर लेते हैं, मैं सवाल की तरफ आऊँगी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। कॉलर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अनम, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं भाई कैसे हैं आप? हलीमा बाजी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो आप दोनों बहुत सुस्त लग रहे हैं, खैरियत है? आज हम दोनों बीमार हैं, लेकिन मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ बोलने की, हुमायूं से तो कोशिश नहीं हो रही। अल्लाह ताला आपको सेहत दे दोनों को। हुमायूं भाई से तो परसों बात हुई थी तो माशाल्लाह बड़े फ्रेश थे, लेकिन आप नहीं थी उस दिन शो में। बस देख लें आप क्या कहना चाह रही हैं। मेरे आते ही मैंने हुमायूं को फ्रेश से अनफ्रेश कर दिया है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। और दूसरा माशाल्लाह आज आपका टॉपिक बहुत अच्छा है एजुकेशन के हवाले से। थैंक यू। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब बिल्कुल कोई भी चीज़ ऐसे सही से पिक नहीं कर पा रहे होते, और शायद फिर हम लोगों में थोड़ी वो नहीं है चीज़ जो हम बच्चों को सही से नहीं प्रोवाइड कर पाते, तो उसके लिए क्या ऐसा करना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो इजीली हर चीज़ को मतलब कर सकें? जैसे कोई इंग्लिश का कोई टॉपिक ऐसा है जिसको बच्चे समझ नहीं पा रहे, तो हमें किस तरह से उनको समझाना चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसा बच्चों के लिए? ठीक है। थैंक यू सो मच अनम। हमारे साथ नाइला हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप लोग? मेरी फर्स्ट टाइम टीवी पे कॉल मिली है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे बात करूं। आज मेरे भाई बीमार है, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे। आमीन। हाँ, अल्लाह ताला आपको आराम दिया। पेट में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, अल्लाह ताला मौसम कुछ इस तरह का है। मैं आपसे ये बात करना चाह रही थी जी। एजुकेशन की उससे बात हो रही है, तो मैं आपसे बात करना चाह रही थी। ये साहब बैठे हुए हैं, इनको ये कहें कि तमाम स्कूलों में ये होना चाहिए कि अगर बच्चे की बेस अच्छी बन जाए ना तो ठीक है, तो कोई मसला ही नहीं रहता। आप देखिए ना, स्कूलों में एजुकेशन है ही नहीं। हर पेरेंट्स को ट्यूशन लेना पड़ती है, हर पेरेंट्स को ट्यूशन लेना पड़ती है। और हर टीचर की बात नहीं करती, उनमें कुछ बंदे ऐसे भी शामिल हो जाते हैं टीचर कि जो एजुकेशन करवाते ही नहीं, क्लास में वो सही से क्लास लेते ही नहीं। और वो पेरेंट्स क्या करें? स्कूलों में फीस पढ़े या कि फिर वो अपनी एजुकेशन के लिए ट्यूशंस बच्चों को लें और ट्यूशंस की फीस भरें। जिस कदर पाकिस्तान के हालात खराब हैं, आपको तो खुद भी पता है कि खाने के लाले पड़े हैं।
ठीक है, अभी ये सवाल आपका बड़ा पर्टिनेंट है, इसके बारे में पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नायला जी कॉल करने के लिए। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर हलीमा के सवाल से शुरुआत करेंगे और फिर बाकी सवाल आपके जवाब लेंगे जावेद अली मलिक साहब से। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जावेद साहब आप प्लीज़ हलीमा के सवाल का जवाब। जी बिल्कुल, आई थिंक 2-3 इकट्ठे सवाल हैं तो मैं जी कोशिश करता हूँ कि जो उसका मजमुआ जी मजमुआ उसका बिल्कुल। आई थिंक जो एक सबसे अहम सवाल तो जो आखिरी 2 सवाल थे वो ये थे कि भाई स्लो मूविंग बच्चों को क्या करें या बच्चों की बेस कैसे बनाएं। तो उसमें जो बुनियादी अब तक जो रिसर्च है वो ये है कि भाई सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जिन बच्चों को भी रीडिंग अच्छी है जिनकी एक ज़बान की, और उसका ताल्लुक आपके सवाल से भी है कि अगर आप एक ज़बान ठीक जानते हैं चाहे वो उर्दू ही क्यों ना हो तो आपकी दूसरी ज़बान भी ठीक हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये बड़ा कम चांस है कि आपको अगर अपनी पहली ज़बान भी ठीक नहीं आती, बोलना लिखना और पढ़ना, तो आपका बड़ा इम्कानात हैं कि आपको दूसरी ज़बान में ठीक नहीं आएगी। उसकी एक मिसाल दूँ कि आप में से अक्सर लोग देखेंगे जो अच्छी ज़बान बोलते हैं उनकी पहली ज़बान बिल्कुल ठीक होती है, उनकी घर से बोली है या टीचर से पढ़ी है, उनकी दे वुड रीड बेटर, लेटर ऑन वो अंग्रेज़ी भी ठीक सीख लेते हैं। तो इस वक्त जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ हुआ है कि हमारी जो रीडिंग है वो बहुत गिर गई है। यानी आप बेशक इंग्लिश मीडियम में बच्चा जाए उर्दू मीडियम में, उसको अपना टेक्स्ट पढ़ना नहीं आता। तो अगर आप में से किसी भी जगह जाके बच्चों का मेयार चेक करना चाहें तो आप उन्हें कहें कि आप ऐसा करें कि मुझे आप 1-2 मिनट पढ़ के दिखाएं कोई भी पैराग्राफ या 2-3 पैराग्राफ पढ़ के। अगर उसमें वो 6 से 7 गलतियां कर रहे हैं इसका मतलब कि मेयार बहुत पुअर है। उनको कम से कम जो ना फ़ी मिनट एक लफ्ज़, यानी 1 मिनट के अंदर 60 लफ्ज़ पढ़ने चाहिए बच्चों को, और उन 60 लफ्ज़ों में उनको गलती नहीं करनी चाहिए। उसका मतलब है कि वो उनकी रीडिंग एबिलिटी ठीक है। तो जो हमारा जब बेस की बात आती है तो बच्चे 5वीं जमात में पहुंच जाते हैं, 6ठी में उनको रीडिंग नहीं आती, उनको मज़ीद मुश्किल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, वो और फंस जाते हैं। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप उनको जहाँ से उनकी कमज़ोरी है वहाँ से शुरू कराएँ। यानी मगर अगर आप 5वीं जमात की नहीं आ रही, 4थी की, उनको 3री, वो उनको पहले उसकी बुनियाद वहाँ से ठीक करें जहाँ से वो बेसिक लैंग्वेज नहीं ठीक कर पा रहे अपनी, और उसको उसके ऊपर जब बिल्ड करेंगे वन स्टेप मास्टर द फर्स्ट लैंग्वेज। बट इस सारे सवालों में मलिक साहब एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे पूछता था। मैंने स्टार्टिंग में जब बात की थी मुझे याद है मैंने कहा था कि तालीम पर जो हमारा बजटिंग है वही इतनी कम है कि मुझे हैरत होती है। क्या ब्यूरोक्रेसी सीरियस है इस मामले में कि तालीम के मयार को बेहतर करना है? हलीमा ने के साथ की बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जिसको मेरा नहीं ख्याल हमें लेट इट गो करना चाहिए कि आप सबके मंशूर को देखें। किसी के मंशूर में बुकिश मंशूर में उनके लिखा हुआ है, लेकिन जो नारा लगाते हैं उस नारे में कहीं तालीम नजर नहीं आती है। तो क्या ब्यूरोक्रेसी एक्चुअली सीरियस है? क्या हमारे सियासतदान एक्चुअली सीरियस है तालीम करने के बेहतर करने के लिए, या उनको डर है कि तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो शऊर आ जाएगा, बेहतर हो जाएंगे लोग? मेरा ख्याल है कि बेसिक बात यह है कि वो उनको सीरियस हैं, लेकिन एक चीज़ को पुल ऑफ करने के लिए जो कमिटमेंट चाहिए वो उसको नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर आपको अगर शो अगर अच्छा करना है तो आपको उसके एलिमेंट्स हैं ना कि लाइट्स होनी चाहिए, मेहमान ठीक हो, प्रोड्यूसर ठीक हो, तब जाके ये शो ठीक होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ज़बान से कह दें और अगले दिन आप इसकी जो एग्जीक्यूशन के ऊपर बाकी लवाजमात हों तो ये शो नहीं आप कर सकते। इसी तरह जो पॉलिसी अगर अच्छी डिलीवर करनी है तो उसको 5-6, ये एक साइंस है पूरी, 5-6 चीज़ें चाहिए। यानी आपको पॉलिटिकल विल भी चाहिए, आपको एक क्लियर पॉलिसी एजेंडा चाहिए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। फिर आपके पास टेक्निकल एबिलिटी होनी चाहिए टू कन्वर्ट इंटेंट इनटू प्रोग्राम, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, बजट होना चाहिए, और फिर आप अपने अफसरान को प्रॉपर टाइम दें कि वो उसको एग्जीक्यूट कर सकें। अब मसला सरकार का ये हुआ है कि वे एक सेक्रेटरी तालीम लगाते हैं और 2.5-3 महीने में उसको तब्दील कर देते हैं। ये आपसे अगला सवाल पंजाब में पिछले 6 सालों में 24 सेक्रेटरीज उन्होंने तब्दील किए हैं, जिसका मतलब है कि हर 3 महीने बाद एक सेक्रेटरी तब्दील हो गया। अगर आप सरकारी अफसरान से मिलने जाएं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो अनश्योर हैं कि कल वो इस सीट पे होंगे कि नहीं। तो जब आप अपने लोगों को बैक ही नहीं कर रहे तो फिर कोई भी दिल लगा के काम नहीं कर, और आप एक से पॉलिसी मनवाते अगला आके कहता है जी वो क्या था, आप दोबारा से ब्रीफ करें तो वो दोबारा अलिफ से शुरू हो जाती है सारी चीजें ना। आपको एक स्टेबल पीरियड, जैसे अभी रिसेंटली क्रिकेट के अंदर 3 महीनों में 3 चेयरमैन आए हैं, इसी तरह आपके एजुकेशन के अंदर एक मर्ज है ये कि
कि किसी सेक्रेटरी को ये ठहरने नहीं देती। माजरत के साथ हमारे साथ कॉलर भी हैं, मैं कंप्लीटली फॉरगॉट, हमारे साथ कॉलर है जी फौजिया हैं। अस्सलाम वालेकुम फौजिया जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हुमायूं एंड हलीमा? आज आपके सामने है। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, आज बिल्कुल आप लोग अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि बहुत आप लोग लो एनर्जी आप दोनों की, अल्लाह आप दोनों को सेहत दे। आमीन आमीन आमीन, बस दुआ करें बस ठीक हो जाए जल्दी से। जी क्या पूछेंगी? बिल्कुल जी, सर जो है बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। अच्छा, एक दो बातें मैं सर से डिस्कस करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहली बात तो मैं ये डिस्कस करना चाह रही थी कि देखिए हम अगर अपना मतलब तालीम का वो दौर याद करते हैं तो हमारी बिल्कुल सिंपल एजुकेशन थी, सादा तालीम, थोड़ी सी किताबें और बहुत सारा नॉलेज, ठीक है। अब हमारे बच्चों की ये सूरत हाल है कि किताबें, बैग उठाए नहीं जाते। एक दिन मैं अपनी बच्ची को ड्रॉप करने के लिए गई तो मैंने बैग उठाया हुआ, तो प्रिंसिपल साहब गेट पे खड़े थे, उन्होंने कहा कि बच्ची को बैग उठाने दे। मैंने कहा सर अगर आप ये बैग खुद उठा लेंगे तो मैं बच्ची को दे दूंगी। तो फिर जब उन्होंने बैग चेक किया सर तो फिर वो शर्मिंदा से हो गए। इतना लोड होता है कि बच्चा बैग खुद कैरी नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात सर, आपने बहुत अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मेरा ताल्लुक एक सियासी घराने से है। तकरीबन 15-20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सियासत में हैं। सर जो आपने बात क्लियर की, आपकी बात क्लियर करने से लोगों को बहुत जल्दी समझ आ गई। मेरे हस्बैंड ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने हल्के में काफी स्कूल्स वगैरह बनाए हैं, नए स्कूल। बहुत अच्छी बात है फौजिया जी, माशाल्लाह। सर एक स्कूल हमने शुरू किया, बड़ा अच्छा स्कूल था, उसके फंडिंग वगैरह हर चीज होगी, स्कूल स्टार्ट हो गया। सर 10 साल हो गए उसकी बिल्डिंग को रुके हुए, और 10 साल से वो बच्चे जो नर्सरी से 10th तक चले गए हैं लेकिन वो स्कूल कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट एक टाइम में चली गई, वो सारे फंड बिल्कुल मुंजमिद हो गए, हर चीज जो बनी थी वो भी खराब हो गई। सही कह रही हैं। और इतनी खूबसूरत उसकी बिल्डिंग है सर कि देख के तकलीफ होती है। मतलब हमारे लिए क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है कि देखिए फला 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 अगर ओहदे पे है तो क्या कर रहा है, लेकिन जो मसाइल की आपने जिस तरह निशानदेही की है मुझे बहुत अच्छा लगे कि सिस्टम इस कदर हमारा खराब है कि आप जिस भी सीट पे बैठे हुए आप कुछ नहीं कर पा रहे। अगर आप खिदमत भी करना चाहते हैं, इतनी रास्ते में रुकावटें हैं सर कि आपके लिए बहुत सारे मसले हैं। ठीक है फौजिया जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन अच्छा लगा कि आप लोग दर्द दिल रखते हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं। लास्ट कॉलर है जी हमारे साथ फ़हीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़हीम जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हमें सही आवाज़ नहीं आ रही, वो उनको तक बात, आप टेलीविज़न बंद करके कॉल करेंगे तभी बात हो सकेगी। बट द पॉइंट शी हैज़ रेज्ड इन, वही आप वाली बात है। पर इससे पहले कि ये बात खत्म हो जाए, क्या प्राइवेट स्कूल भी उस हिसाब के हैं कि आजकल बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेज दिया जाए? हुमायूं, आप ही की बात में मैं एक ऐड करना चाह रही हूँ। जो फौजिया जी की कॉल आई थी वो कही थी कि सिस्टम इतना ख़राब है कि कोई कुछ करना भी चाहे तो नहीं हो सकता, लेकिन हमारा आवाम का काम तो यही है ना कि वोट दे के आपको इक़्तिदार तक पहुँचा दिया, अब उस सिस्टम को वहाँ जाके आपने ठीक करना है। अवाम तो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है जो उसको ठीक करेगी। आप जब वहाँ पे जाएंगे, उन इश्यूज को रेस करेंगे, तभी वो ठीक होंगे। आपकी बात दुरुस्त है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिशियंस की है कि वो जो 21वीं सदी में 18वीं सदी के निज़ाम के तहत एजुकेशन ठीक करना चाहते हैं या कोई भी, उसको वो तब्दील करें। दिस इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने ऑफिसर्स को लगाएं ठोक बजा के, तो फिर उनको 3-4 साल का टाइम दें, टारगेट्स दें, बिल्कुल। और उसको अगर आपने डिलीवर करना है तो आप उसको डिलीवर करने के लिए जो माहिरीन हैं उनको ना हटाएं अपनी जगह से। दूसरी बात है जो आपने शुरू में भी एक बात की कि भाई, और ये आखिरी बात सबसे अहम है कि हमारे ऊपर बहुत देखिए, आप और हम भी इस वक्त इस अशराफिया का हिस्सा हैं। पाकिस्तानी अवाम इससे बहुत बेहतर डिज़र्व करते हैं जो हम उनको दे रहे हैं। हमारे लोग जो हैं वो मेहनती हैं, ईमानदार हैं, डिस्पाइट एवरीथिंग दे आर स्टिल हैविंग होप ऑन दिस स्टेट। और हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन सारी चीज़ों को 5 से 7 साल में इसको ठीक करने की कोशिश करें। देखें ना, जो गवर्नमेंट से बाहर बड़ी बड़ी चैरिटीज़ हैं वो भी तो इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो हम किस लिए इसको नहीं सही कर सकते? तो मेरे ख्याल इंटेंट और काबिलियत की ज़रूरत है और बिलीफ की है जिसको हम ये कर सकें। लास्ट 30 सेकंड मेरे ख्याल टाइम हो कि जो एक बहरहाल एक अशराफिया का कैप्चर है, एलीट कैप्चर है,
और तेज़ी से जो है हमारे मुल्क में हैव और हैव नॉट में इजाफा बढ़ता चला जा रहा है, और कुछ बच्चे सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ के तमाम बड़ी जॉब्स पे चले जाएंगे, और पूरी आई थिंक इसको ख़त्म करना हमारा सबका फ़र्ज़ है, और मेरा ख्याल अगर टाइम हो तो इसमें मज़ीद बात हो सकती है। बिल्कुल जी, लेकिन जावेद साहब एक और बहुत बड़ी चीज़ कि जितनी भी कंपनीज़ हैं वो जब बच्चों को लेती हैं तो पहले जीपीए पे या सीजीपीए पे या इंटरव्यू की बेस पे बच्चों को लिया जाता था। अब मैंने कुछ कंपनीज़ को ऐसा देखा है कि जहाँ पे जब आप अप्लाई करते हैं वो यूनिवर्सिटी बेस्ड लेना शुरू हो गए हैं। मतलब टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप आते हैं तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सेमी गवर्नमेंट इदारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती और फिर आप लोगों को बता भी दूंगी, लेकिन वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप अप्लाई कर भी देते हो तो आप कहीं इतने नीचे कीड़े मकोड़ों के ना पड़े होंगे कि आपको कभी रखा ही नहीं जाएगा। तो क्या ये चीज़ ठीक है? हो सकता है उस बच्चे के फादर की पॉकेट्स इतनी ना हो कि वो उस यूनिवर्सिटी में जा सके, हो सकता है कि वहाँ पे उसने थोड़ा लेट अप्लाई किया हो इसलिए वो नहीं आ सका, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आपने यूनिवर्सिटी का क्योंकि कंपैरिजन कर दिया तो वो बच्चा जो किसी आम सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था तो पीछे रह गया वो। आई थिंक इसका बुनियादी बात है कि जो यूनिवर्सिटियाँ बहरहाल जिनके पास अपने वालिदैन पेट काट के 4 साल के लिए भेजते हैं बच्चों को, वो बहरहाल दे शुड डू ए बेटर जॉब कि उनके बच्चे जो हैं वो IBA और लम्स और उन सबसे कम्पीट कर सकें। और अब ये इम्पॉर्टेंट बात है कि एक बच्चा 4 साल गुजारने के बाद भी अगर उसको जॉब नहीं मिल रही, यूनिवर्सिटीज़ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि उनको अच्छा बोलना क्यों नहीं आता, उनको स्किल्स क्यों नहीं ठीक हैं, ये अब इसको स्किल बेस्ड और उनको कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि एक तकसीम क्योंकि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ना, तो वो तो इसलिए उस पर चले जाएंगे कि भाई हम बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट लें। इस मर्ज़ का हल करना है तो आप उन यूनिवर्सिटियों को फिक्स करने की कोशिश करें जहां मैं बता रहा हूं आपको कि वहां बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि तालीम उस क्वालिटी की डिलीवर हो रही है जिस क्वालिटी की बच्चों को ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह हम आपको दोबारा भी दावत देंगे। आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए। हम आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह ताला हम अच्छी सेहत के साथ से मुलाकात करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।